अब आगे खेतों में भी चलने का विचार है? नहीं, पहले मुझे अंदर ही तलाशी लेनी है। आप सब हॉल में बैठिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। ठीक है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। चलो माँ। अजय अब दोबारा से संजना के कमरे में आ पहुंचा था और इस बार वो सीधा ड्रेसिंग टेबल के पास जा पहुंचा था, जहां अब उसकी नजर संजना के श्रृंगार दान पर पड़ रही थी। क्या अब मेकअप करने का विचार है? पर यहाँ तो सब औरतों का ही सामान है। एक बहुत जरूरी चीज तलाश रहा हूँ जो बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब इस सिंदूर की डिब्बी का क्या करोगे? क्या अपने माथे पर लगाना है? अभी पता लग जाएगा दरोगा साहब। अरे कहीं तुम्हारा विचार उस दीवार पर लिखे सिंदूर के साथ इस सिंदूर को मैच करवाने का तो नहीं है? जी हाँ, मेरा यही विचार है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों सिंदूर की क्वालिटी एक जैसी ही है या कोई फर्क है। लीजिए, अब इसे भी संभाल लीजिए और मेरे इस रुमाल को भी। अब इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना है। चलिए, हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अभी मुझे एक जरूरी काम आ गया है और मुझे वहां जाना है, तो फिर मैं बाद में यहाँ आ जाऊंगा। अच्छा, अभी चलता हूँ। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं तो आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे मेरी भाभी का अपराधी बना दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता कि मेरी भाभी कब इस घर से भागी। कोई बात नहीं, ये तो अब समय ही बताएगा। इन दोनों के चेहरे की घबराहट से तो ऐसा लग रहा है कि संजना के साथ इन दोनों ने कुछ गलत किया है। इन दोनों ने ही नहीं बल्कि इस घर के हर सदस्य ने। दरोगा कौशल बाइक स्टार्ट कर चुका था और फिर अजय को बैठाकर अभी गेट तक पहुंचा ही था कि तभी गेट पर एक गाड़ी आकर रुक गई थी। अजय ने अब गाड़ी के अंदर बैठे युवक को देखा था और उसे देखकर वो समझ गया था कि ये संजना का पति राजीव ही है। एक काम कीजिए दरोगा साहब, गांव के बाहर हाईवे पर जो चौकी है, आप वहां इस सिंदूर के सैंपल को दे आइए और इसी वक्त इन्हें शहर भिजवा दीजिए। तब तक मैं मिस्टर राजीव से कुछ सवाल जवाब कर लेता हूँ। ठीक है, पर यहाँ से तुम अकेले बाहर मत निकलना। मैं बस अभी गया और अभी आया। अजय अब दोबारा से अंदर की तरफ बढ़ गया था। हेलो मिस्टर राजीव जी, मेरा नाम अजय है। राजीव एकदम से हैरान रह गया था। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ। अब आप तो अजय जासूस हैं, यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। ऐसी क्या बात हो गई है? आइए, पहले अंदर चलिए। ठीक है, चलिए अंदर ही आराम से बैठकर बातें करते हैं। अंदर हॉल में माधुरी देवी और साकेत अभी भी सोफे पर बैठे हुए थे। अब इन दोनों की नजर भी राजीव पर पड़ी थी और वो एकदम से अपनी जगह से खड़े हो गए थे और भागते हुए राजीव के पास आ गए थे। माधुरी देवी अब रोने लगी थी। क्या हुआ माँ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? और ये अजय जासूस जी यहाँ क्या कर रहे हैं? माधुरी देवी कुछ नहीं बोल पा रही थी, उनके आंसू नहीं थम रहे थे। आइए बैठिए भैया, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बैठिए अजय जी। अजय अब एक तरफ बैठ। उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? संजना घर से पैसा जेवर लेकर फरार हो गई है? ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों करेगी? पर भैया ऐसा ही हुआ है, भाभी यहाँ से भाग गई है। शांति भी अब वहाँ आ पहुंची थी। आप आ गए भैया। देखिए आपके जाने के बाद क्या हो गया है। उस संजना ने हमारे पूरे परिवार की नाक कटा दी है। गांव में निकलना मुश्किल कर दिया है। ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि आप उस संजना के पिता के पीछे पड़े थे महंगी गाड़ी देने के लिए। मुझे लगता है तभी संजना यहाँ से भाग गई होगी। आप सभी ने उसका जीना हराम कर दिया था। अरे बेटा, अगर हमने गाड़ी मांग ली थी तो क्या हुआ? उसके बाप ने हमें दी थोड़ी थी। और अगर उसे इतना ही बुरा लग रहा था हमारे गाड़ी मांगने का, तो फिर सीधा अपने बाप के घर चली जाती। इस तरह हमारा पैसा और जेवर निकाल कर फरार होने की क्या जरूरत थी? अजय बेहद शांति से इन सब की बातें सुन रहा था और इनके चेहरों से मन के भाव को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राजीव के आने के बाद उसे इस तरह का हंगामा यहाँ देखने को मिलेगा। मैंने आपको मना किया था कि आपको दहेज नहीं लेना है, उसके बावजूद आपने अपनी मनमानी की। पिताजी, अब देख लीजिए इसका परिणाम। चुप करो, तुम्हारी ये बकवास किसी काम की नहीं है। उस लड़की संजना का चरित्र ही अच्छा नहीं था।
चलो अच्छा हुआ जो वो यहाँ से भाग गई, वरना यहीं रहकर हमारे खानदान का नाम खराब करती रहती। 2 दिन होने वाले हैं इस पूरी घटना को हुए और आप लोगों ने मुझसे इस बात को छुपा लिया। तो फिर क्या करते भैया? हम आपके बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो सावारा लड़की संजना की बात बताकर तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। चलिए राजीव जी, अब आप मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। अब सबका ध्यान सोफे पर एक तरफ बैठे अजय पर गया था। तुम्हें तो काफी देर हो गई है यहाँ पूछताछ करते हुए, अब भी कुछ बाकी है? आखिर तुम जानना क्या चाह रहे हो? पिताजी, ये मिस्टर अजय अब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने अपनी भाभी को गायब कर दिया है और इस घर के जेवर और रुपए भी मैं चुरा कर ले गया हूँ। ये क्या कह रहा है? क्या तुम उस आवारा संजना के यहाँ से भाग जाने का आरोप मेरे बेटे के ऊपर लगाने लग गए हो? हाँ? आरोप ही तो लगाया है, और वैसे भी ऐसे आरोप तो अब लगते ही रहेंगे। अभी तो पुलिस इंक्वायरी भी तेजी से शुरू होने वाली है, फिर तो शायद पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में बुलाकर ऐसे आरोप लगाएं। कहाँ शादी करके फंस गए हम। हमारे कितने रिश्तेदारों ने हमें समझाया था कि उस कपिल सिंह के यहाँ रिश्ता न करें, पर हमारी ही मत्ती मारी गई थी। हमें लगा उसकी बेटी बहुत सुशील है, और उस वक्त तो वो बेहद सुशील बनकर ही हमारे सामने आई थी। अरे हमें क्या पता था कि वो शादी के बाद इतना बड़ा प्लान बनाए बैठी है। आप इस तरह रोना धोना बंद कीजिए। जब संजना मैडम मिल जाएंगी उसके बाद फैसला होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिर मेरी संजना ने ऐसा क्यों किया? 2 दिन पहले जब आप संजना को छोड़कर गए थे तो उनका व्यवहार कैसा था? उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। हम दोनों ने कुछ ही दिनों में ढेर सारे सपने देख लिए थे अपने भविष्य को लेकर। उसकी बातों से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे इस तरह छोड़कर घर से भाग जाएगी। क्यों नहीं लगा? मुझे तो उसके चाल चलन को देखकर पहले ही ऐसा अनुभव होने लगा था कि ये बहू कुछ ठीक नहीं है। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोट की थी। जब देखो फोन पर लगी रहती थी। पता नहीं फोन पर ऐसा कौन था। आप दोनों चुप कीजिए। वो अपने परिवार वालों से ही बात किया करती थी। माँ और पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो इस घर में एक्टिंग कर रही हैं, जैसे उसे यहाँ से थोड़े दिनों के बाद भागना हो। अच्छा राजीव, क्या तुमने कभी संजना का फोन चेक किया? मैंने संजना का फोन चेक नहीं किया, बल्कि उसने खुद ही अपना फोन मुझे दिखाया था और अपनी ढेरों फोटो उसने मुझे दिखाई थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि संजना हमारे बेटे राजीव को पूरी तरह से शीशे में उतारने की कोशिश कर रही थी। आप इस तरह बार बार संजना पर शक क्यों कर रहे हैं? जब वो मिल जाएगी तो मैं उससे अपने सारे सवालों के जवाब लूंगा और ये जरूर पूछूंगा कि उसके भागने का क्या कारण था। कहीं ऐसा तो नहीं है मिस्टर राजीव जी, आपने ही अपनी पत्नी को गायब किया हो और इसीलिए आप पहले ही यहाँ से अपने बिजनेस टूर पर निकल गए हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि राजीव अपने बिजनेस टूर पर गया ही ना हो, बल्कि ये सारा प्लान संजना को गायब करने के लिए बनाया गया हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बिजनेस टूर पर नहीं गया था तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और फिर राजीव अपना मोबाइल निकालता है और अजय के सामने करते हुए जल्दी से उसमें से अपने बिजनेस की सारी डिटेल और कई फोटो दिखाता चला जाता है। अजय अब उन फोटो और डिटेल को देखकर अपना अगला सवाल पूछ लेता है। आपकी अलमारी में कितने रुपए रखे हुए थे? यही कोई 1 से 1.5 लाख रुपए, और संजना के जेवर भी उसी में थे। आप पर तो अब मैं शक नहीं कर सकता, वाकई में मुंबई गए थे। पर आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि दहेज के लिए आपके परिवार वाले संजना के साथ कुछ गलत कर सकते हैं? अजय की बात सुनकर राजीव अपने परिवार वालों के चेहरे की तरफ देखने लगा था, जहां उन्हें सिर्फ सन्नाटा नजर आ रहा था। बेटा, तुम हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? जवाब दो अजय की बात का। अरे ये तो हमारी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे कि हमने दहेज में कार न मिलने की वजह से इसकी बीवी को घर से भगा दिया हो। नहीं, मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं हैं। माना कि रुतबा दिखाने के लिए मेरे पिता ने कार की मांग कर दी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कार के लिए संजना के साथ कुछ भी कर दें। और वैसे भी संजना मेरी जिम्मेवारी थी। मैंने अपने परिवार वालों को साफ बोल दिया था कि संजना को इस घर में किसी बात के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप ये मानते हैं कि संजना खुद इस घर से जेवर और पैसा लेकर भागी है? सारे हालातों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि संजना मुझे धोखा देकर चली गई है।
मुंबई से आते वक्त पूरे रास्ते मैं उसी के बारे में सोचता हुआ आ रहा था और मैंने तो उसके साथ बाहर घूमने का भी प्लान बना लिया था। अच्छा एक बात बताओ, संजना को गायब हुए 2 दिन हो गए हैं और आप रास्ते भर संजना के बारे में ही सोच रहे थे। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आपने 2 दिन में क्या एक बार भी संजना को फोन नहीं किया? वो तो आपकी नई नवेली बीवी थी। अजय की बात सुनकर वहां बैठे घर के बाकी सदस्य भी राजीव की तरह ही अगल बगल झांकने लगे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, 2 दिन तक आपने अपनी पत्नी संजना को फोन नहीं किया, ऐसा क्यों? चलिए इस बात का जवाब दे ही दीजिए। होगी कोई मजबूरी। पर मैं जवाब राजीव के मुंह से सुनना चाहता हूँ माधुरी जी। दरअसल मेरे मुंबई जाने की बात सुनकर संजना बेहद उदास हो गई थी और फिर वो भी मेरे साथ जाने की जिद कर रही थी, पर मैं बिजनेस टूर पर जा रहा था इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। संजना मान नहीं रही थी और लगातार बच्चों की तरह जिद कर रही थी। बोल रही थी कि उसने मुंबई नहीं देखा है और वो भी मेरे साथ अब मुंबई घूमकर आ जाएगी। पर मेरी बिजनेस मीटिंग बेहद खास थी और मैं इस मीटिंग में अपना ध्यान अन्य बातों पर नहीं लगाना चाहता था, इसलिए मैं संजना को अपने साथ नहीं लेकर गया। इस कारण मेरा उसका झगड़ा हो गया था। फिर मैं गुस्से में आकर अपने बिजनेस टूर पर निकल गया। संजना ने मुझे एक भी फोन नहीं किया तो मैंने भी गुस्से में संजना को बिल्कुल भी फोन नहीं किया और मैं सोच रहा था कि वापस गांव आकर ही संजना को मना लूंगा और उसे हनीमून ट्रिप पर ले जाकर खुश कर दूंगा। पर यहाँ आकर तो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं अपनी संजना को। यानी आप दोनों का झगड़ा हुआ था मुंबई जाने को लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजना भाभी घर का जेवर पैसा लेकर मुंबई चली गई हो घूमने फिरने, और ये सब वो गुस्से में कर रही हो राजीव भाई को दिखाने के लिए? साकेत बिल्कुल ठीक कह रहा है, शायद ऐसा भी हो सकता है। आजकल की लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, शायद संजना ने भी ऐसा ही किया हो। अजय अब इनकी बात सुनकर अपने मन में जाने क्या सोचने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कि ये सब लोग उसका ध्यान बदलकर मामले को दूसरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हों। वैसे एक बात बताओ, तुम हमारे ऊपर ही शक क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें संजना को ढूंढने की कोशिश बाहर जाकर करनी चाहिए। पर अब तो शाम हो चुकी है पिताजी, अब तो अजय जी को अपने घर जाकर आराम करना चाहिए। ठीक कह रहे हो। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, आप लोग भी आराम कीजिए। दरोगा कौशल भी दीवार पर मिले सिंदूर और संजना के सिंदूर बॉक्स से निकाले गए सिंदूर को फोरेंसिक लैब में भिजवाकर वापस सरपंच साहब के घर के गेट के पास आ पहुंचे थे। बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो फिर चलें घर की तरफ या अभी तहकीकात करनी बाकी है? अजय अब गेट पर खड़े गेटकीपर की तरफ देखता है जो कि बदला हुआ था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तो दान सिंह है। कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? जी मुझे तो तकरीबन 5 साल हो गए। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या कोई समस्या है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल आप इतने बड़े जासूस हैं इसलिए थोड़ी घबराहट हो गई इस तरह आपके सवाल सुनकर। इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है, जो सवाल पूछ रहे हैं बस उनका आराम से जवाब देते चले जाओ। जी पूछिए, क्या पूछना है? रात के वक्त आपकी ही ड्यूटी थी जिस दिन संजना घर से गायब हुई। जी हाँ, उस दिन मैं ड्यूटी पर था, पर संजना मैडम मेरे सामने अपने घर से बाहर नहीं निकली। पर तुम्हारी मालकिन माधुरी देवी जी का तो कहना है कि ये सामने का दरवाजा खुला हुआ था और उन्हें शक है कि संजना इसी रास्ते से बाहर निकली होगी। नहीं नहीं, दरवाजा बंद ही था और कोई इस दरवाजे से बाहर ही नहीं आया। मैं पूरी तरह से रात भर यहीं पर बैठा था। हो सकता है आप कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए हो और इसी बात का फायदा संजना ने उठा लिया हो। मैं अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल लापरवाही नहीं करता हूँ, आप मेरा विश्वास कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कहाँ से भागी होगी संजना जी? मुझे लगता है संजना मैडम पीछे के रास्ते से खेतों की तरफ निकल गई होंगी, क्योंकि घर के पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है। अच्छा एक बात बताओ, निगरानी सिर्फ आगे के गेट पर रखी जाती है, घर के पीछे की तरफ से कोई खतरा नहीं है? जबकि वहाँ से तो कोई भी अपराधी घर के अंदर आ सकता है। घर के पीछे जो दरवाजा है वो अंदर से बंद रहता है और मैं भी समय समय पर पीछे की तरफ राउंड लगाने जाता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि डर तो सामने के इस गेट पर भी नहीं है, क्योंकि हमारे मालिक की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो बैठो और बताओ अब कहाँ चलना है? एक काम करो, साकेत के दोस्त गगन के घर की तरफ ले लो आप, थोड़ा उसके बारे में भी पता कर लेते हैं कि वो कैसा इंसान है।
क्योंकि शक्ल से तो वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं तो कहता हूँ उसे अरेस्ट ही कर लेते हैं। थाने में वो सब कुछ सच सच बता देगा। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई सबूत होता तो हम उसे गिरफ्तार कर भी लेते। अच्छा, संजना जी के पति राजीव जी से बात करके क्या कुछ पता चला? नहीं, कुछ खास बात पता नहीं चली है। और राजीव ने तो मुझे ये सबूत भी दिखा दिया है कि वो मुंबई में ही था, इसलिए उस पर शक भी नहीं किया जा सकता है। मैंने पुलिस स्टेशन में फोन करके भी संजना के बारे में जानने की कोशिश की थी, पर उनका भी कहना है कि हर जगह तलाशी लेने के बावजूद भी संजना का कोई पता नहीं चल पा रहा है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है शायद वो इस राज्य से बाहर भाग गई कहीं दूर और किसी घर में छुपकर बैठी है। अजय की निगाहें पूरी तरह से सतर्क होकर दूर दूर तक का जायजा ले रही थी और अब उसे कुछ एहसास होने लगा था। बाइक रोक लीजिए दरोगा जी। क्यों, क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पर नजर रखी जा रही है। दरोगा कौशल ये बात सुनते ही तेजी से हर तरफ देखने लगा था और उसे दोनों तरफ दूर मोटरसाइकिल के साथ 2 लड़के खड़े नजर आ गए थे। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो लड़के खड़े नजर आ रहे हैं ये हम पर नजर रख रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। देखो, वो आपस में बातें भी कर रहे हैं और नजर चुराकर हमारी तरफ भी देख रहे हैं। तो फिर चलो सामने दिख रहे लड़कों को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछताछ कर लेते हैं। नहीं, रहने दो। हमें देखना है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। देखो अजय, अब रात हो गई, हमें गांव की धर्मशाला में चले जाना चाहिए और अपनी छानबीन कल सुबह से शुरू करनी चाहिए। ठीक है, पर पहले गगन के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी तो 7 ही बजे हैं। चलो बैठो। अब बराबर वाली सड़क में हमें जाना है। उस वक्त गगन अपनी कार में इस तरफ ही गया था। रास्ते में दोनों तरफ अब गन्ने की बड़ी बड़ी फसल नजर आने लगी थी। बाइक को धीमा चलाइए दरोगा साहब, तेज चलाने की जरूरत नहीं है। पर बाइक को धीमा करने का क्या फायदा होगा अजय? दरोगा कौशल को अब अपने सवाल का जवाब मिल गया था, क्योंकि अब एक पतली सी रस्सी उसके बदन से टकरा गई थी। दरोगा कौशल अब बदन पर रस्सी के टकराने का एहसास होते ही बाइक के डिस्क ब्रेक लगाकर उसे वहीं पर खड़ा कर देता है। अजय तेजी से बाइक से नीचे जंप करके खड़ा हो गया था और अगले ही पल उसने अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाल ली थी। यही क्षण था जब गन्ने के खेत के भीतर से 1 दर्जन नकाबपोश लोग एक साथ इन पर हमला करने के लिए निकल आए थे। पर उसी वक्त अजय ने आकाश की तरफ रिवॉल्वर करके गोली चला दी थी। उन सभी अपराधियों को शायद इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि अजय जासूस इतनी जल्दी गोली चला देगा, या शायद उन्हें लग रहा होगा कि अजय के पास रिवॉल्वर नहीं है, या फिर ये अपराधी ये समझ रहे थे कि वो इन दोनों को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं देंगे और डंडों से पीट कर घायल करके वापस गन्ने के खेतों में ही समा जाएंगे। पर अब गुंडों के सोचने जैसा कुछ नहीं हुआ था। उन्हें वापस पलटकर भागना पड़ा था। वो जैसे बाहर आए थे वैसे ही गन्ने के खेतों में गायब हो गए थे। जो भी है बाहर आ जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। चलिए मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिए, मुसीबत भाग चुकी है, अब हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। तुमने ऊपर की तरफ गोलियां क्यों चलाई? सीधा किसी अपराधी की टांग पर गोली मार देते। और अगर गलती से कहीं मेरे हाथ का निशाना थोड़ा ऊपर हो जाता तब क्या होता? बेवजह एक इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। अच्छा तो यही था कि मैं उन्हें डरा कर भगा दूं। तो क्या हुआ, अपराधी को ही तो गोली मारते। मैं यहाँ किसी को गोली से मारने नहीं आया, बल्कि संजना के गायब होने के मामले को समझने आया। और वैसे भी मुझे ये रिवॉल्वर अपनी सुरक्षा के लिए मिली है, ना कि अपराधियों को मारने के लिए। और मैंने अपनी सुरक्षा कर ली है, इतना ही काफी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता लग गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है? सीधी सी बात है, रास्ते पर अपराधियों के साथ ही जगह जगह खड़े होकर हम पर नजर रख रहे थे, और शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी था कि हम इस तरफ गगन से मिलने जरूर जाएंगे। ऐसे में सड़क पर जिसके दोनों तरफ गन्ने के दूर तक खेत फैले हुए हैं, आसानी से हमारे हाथ मारपीट करके भागा जा सकता है। ऊपर से मुझे ये भी एहसास हो गया कि अपराधी हमें गिराने के लिए रस्सी का ही सहारा लेंगे। और तुमने जितना सोचा वो सब सच भी हो गया। मुझे लगता है तुम अपराधियों की सोचने की क्षमता को पहले ही भांपने की काबिलियत रखते हो। अब तो मुझे इस सारे खेल के पीछे साकेत ही नजर आने लगा है, क्योंकि गगन उसी का दोस्त है। और साकेत ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अजय जासूस
गगन से मिलने जरूर जाएगा। तभी तो मैं तुमसे कह रहा था कि अब इस अंधेरे में जासूसी करने का कोई फायदा नहीं। हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। बाकी की तहकीकात कल कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे रिस्क तो ले ही लेने चाहिए। आखिर हमें एक मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है। अब कुछ ही देर बाद इन्हें कुछ घर बने हुए नजर आने लगे थे। घर के बाहर जल रही लाइटें इन्हें नजर आने लगी थी। अब यहाँ किससे पूछताछ करें? यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। सब अपने घरों के अंदर बैठे हैं। उधर देखो, उस मोड़ पर वो छोटी सी दुकान नजर आ रही है। वहीं चलो, वहीं गगन के बारे में पता करते हैं। दरोगा कौशल ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई थी और तभी अजय का ध्यान घर के आंगन में खड़ी गाड़ी पर चला गया था और उसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। ये वाला घर देख रहे हो? ये घर गगन का ही है। उसकी सफेद गाड़ी अंदर खड़ी नजर आ रही है। दरोगा कौशल ने भी एक बार उस घर की तरफ नजर डाली थी जो वहां आसपास बने घरों से कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। चलो, गगन के घर का तो पता चला, अब उसके चरित्र का भी पता कर लेते हैं। अरे, आप तो अजय जासूस हैं? जी हाँ, यहाँ से गुजर रहे थे तो आपकी दुकान खुली देखी तो सोचा आपसे भी इस गांव के बारे में कुछ जान लेते हैं। वैसे मुझे गांव के लोगों से पता लगा कि अजय जासूस गांव में आया हुआ है। मेरी भी बड़ी इच्छा हो रही थी आपको देखने की, पर मुझे क्या मालूम था कि रात होते होते आप मेरी दुकान पर चले आओगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तो दयाराम है और यही पीछे मेरा घर है। क्या आप साकेत को जानते हैं? हाँ हाँ, जानता हूँ। सरपंच साहब जी का लड़का है, इधर आता रहता है। आज सुबह भी इधर की तरफ आया था। अच्छा, आपसे मिलने आया था? नहीं, मुझसे मिलने नहीं। वो जो घर देख रहे हैं आप, बड़ा सा, वहीं एक लड़का रहता है, गगन, उसी का खास दोस्त है। उससे मिलने के लिए आता रहता है। वो गगन कैसा लड़का है? दयाराम अब इस सवाल पर थोड़ा सा झिझक गया था। घबराओ मत, आपकी और हमारी बात किसी को पता नहीं चलेगी। जो सवाल अजय पूछ रहा है उसके सही जवाब देते चले जाओ। क्या ये गगन अपराधी किस्म का लड़का है? देखिए अजय जी, आप गगन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसने कोई अपराध किया है? देखिए, मैं सिर्फ आपका नजरिया जानना चाहता हूँ कि गगन कैसा है। अगर आप बता देंगे तो अच्छा है, वरना मुझे किसी और से इस बारे में पता करना होगा। जी, छोटे मोटे अपराध तो गगन करता ही रहता है। 1 साल पहले तो वो 1 महीने के लिए जेल भी गया था, लूटपाट के मुकदमे में। तब तो इसका मतलब ये अभी भी अपराधियों की संगत में रहते हुए काम कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप उसका घर देख रहे हैं? उसने ये सब संपत्ति अपराध के पैसों से ही कमाई है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि सरपंच माधव सिंह की नई नवेली बहू, जिसे यहाँ आए सिर्फ 10 दिन ही हुए थे, वो अपने घर से जेवर पैसे लेकर फरार हो गई है। जी हाँ, मुझे क्या, पूरे गांव को ये बात मालूम है। आप सुबह कितने बजे अपनी दुकान खोल लेते हैं? मैं तो डेली 5:30 बजे दुकान खोल लेता हूँ, क्योंकि मेरी दूध की डेयरी भी है और गांव के लोग यहाँ अपने पशुओं का दूध देने आते हैं। आप थोड़ा सोच कर बताइए, जिस दिन सरपंच माधव सिंह की बहू गायब हुई, उस दिन सुबह के वक्त क्या आपने गगन की गाड़ी को उसके घर से निकल कर जाते देखा था? हाँ, उस दिन मैं अपनी दुकान खोल रहा था। मैंने देखा कि गगन की गाड़ी भी अपने घर से बाहर आ रही थी। क्या गगन और दिन भी सुबह जल्दी घर से निकलता है? नहीं, पर कभी कभार ऐसा होता है। अजय की आंखों में अब एक चमक आ गई थी। दयाराम जी, हमारी आपकी जो बातें हुई हैं उन्हें अपने तक ही रखना। अच्छा, अब हम चलते हैं। और हाँ, आप यहाँ से गगन के घर पर भी नजर रखना। वो कब घर से निकलता है, कब आता है, इस बारे में मैं आपसे जानकारी लेता रहूंगा। आप अपना नंबर दे दीजिए। दयाराम अब अजय को अपना फोन नंबर दे देता है और फिर अजय के साथ अपनी फोटो भी ले लेता है। चलो बैठो अजय, और बताओ अब कहाँ चलना है? हाईवे पर ले लो। पहले रात का खाना खा लेते हैं, उसके बाद धर्मशाला में चलकर आराम से सो जाएंगे। अंधेरा बहुत हो गया है, तुम अपनी रिवॉल्वर अपने हाथ में ही ले लो तो ज्यादा अच्छा है। अपराधियों का कोई भरोसा नहीं, वो कहाँ से हमला कर दें। मैं आपसे ज्यादा सावधान हूँ। चलिए अब ये दोनों कुछ दूर एक ढाबे पर जा बैठे थे। दरोगा कौशल ने खाने का ऑर्डर दे दिया था। दरोगा कौशल के मोबाइल पर अब रिंगटोन बजने लगी थी और उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर उस पर आ रहे नंबर को देखा था, जो पुलिस की फॉरेंसिक लैब से ही आ रहा था। जी सर, बोलिए, क्या मिला उस सिगरेट और सिंदूर में? दरोगा साहब,
सिगरेट में चरस मिली है। क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और हाँ, सिंदूर के दोनों सैंपल एक समान ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जी, आपका धन्यवाद जो आपने इतनी जल्दी हमें जानकारी उपलब्ध करवा दी। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अजय जासूस भी है, इसलिए हमें ऊपर से ऑर्डर है कि तुम्हारा काम सबसे पहले किया जाए। ओके, फोन रखता हूँ। इन दोनों के सामने खाना लग चुका था। क्या हुआ? इतनी सोच में कैसे पड़ गए? हमारे दोनों सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। सिगरेट के अंदर चरस बरामद हुई है और सिंदूर के दोनों सैंपल एक जैसे ही हैं। अजय ये बात सुनकर खाना खाते खाते रुक गया था और उसका दिमाग अब तेजी से कुछ सोचने लगा था। इसका तो यही मतलब हुआ कि संजना नशा भी किया करती थी, और वो भी चरस जैसा। मुझे लगता है दीवार पर लगा सिंदूर का निशान तब लगा होगा जब संजना को रात के वक्त गोद में उठाकर पीछे के रास्ते से बाहर की तरफ ले जाया जा रहा होगा। ऐसे में उसका माथा गैलरी की दीवार से टकरा गया होगा और सिंदूर वहां पर लग गया होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है संजना को रात के वक्त मार दिया गया या फिर बेहोश करके पीछे के रास्ते से बाहर ले जाया गया? इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और अब तो मुझे ये शक हो रहा है कि कहीं संजना को मारकर सरपंच माधव सिंह और उसके परिवार वालों ने पीछे खेत में ही ना कहीं दबा दिया हो। तुमने ठीक कहा, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर जल्दी से भोजन खत्म करो, हमें अभी इसी वक्त दोबारा से माधव सिंह के घर की तरफ जाना होगा। हो सकता है हमारी तहकीकात से परेशान होकर या फिर उस सिंदूर की वजह से रात के वक्त संजना की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की जाए। पर तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि संजना को मार दिया गया है? ये भी तो हो सकता है कि उसके देवर साकेत ने उसे बेहोश करके पीछे के रास्ते निकाला हो और फिर गगन की गाड़ी में डालकर उसे कहीं दूर ले गए हों और कैद कर लिया हो। ऐसा भी हो सकता है, पर अभी और इसी वक्त मुझे सरपंच माधव सिंह के पीछे की तरफ वाले खेत की जांच करनी है। मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता। अब इन दोनों ने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर पेमेंट करके तेजी से बाइक पर सरपंच माधव सिंह के घर की तरफ बढ़ गए। दरोगा साहब, बाइक को यहीं रोक दो। यहाँ से सरपंच साहब का घर 5-7 मीटर की दूरी पर ही है। यहाँ से आगे हम पैदल जाएंगे। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि रात के वक्त सरपंच के खेत की तलाशी लेने में हमें कुछ मिलेगा? नहीं भी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आओ, इस तरफ से हम सरपंच के पीछे के खेतों में पहुंच जाएंगे। अब ये दोनों कच्चे रास्ते से होते हुए माधव सिंह के घर के पीछे दूर तक फैले खेतों में आ पहुंचे थे। दरोगा कौशल अपना मोबाइल निकालकर लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, पर अजय उसी वक्त लाइट ऑन करने से रोक देता है। पर इस गहरे अंधेरे में कहीं कोई सांप हमारे पास ना आ जाए। नहीं दरोगा साहब, अगर हमने यहाँ लाइट ऑन की तो दूर से भी कोई हमें देख सकता है। हमें ऐसे ही यहाँ से किसी नए खुदे गड्ढे की तलाश करनी होगी और ये काम बिना उजाला किए ही करना होगा। अभी ये दोनों कुछ ही आगे बढ़े थे कि तभी इन्हें लोहे के गेट के खुलने की आवाज सुनाई दी। अजय एकदम से अपने कदमों को रोक लेता है और दरोगा कौशल का हाथ पकड़कर जल्दी से नीचे बैठ जाता है। कौशल ने अब अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी। मुझे लगता है ये गेट की आवाज सरपंच साहब के पीछे वाले गेट की थी। लगता है कोई खेत की तरफ ही आ रहा है। आप बैठे रहना, मैं देखता हूँ। अजय बेहद सावधानी से खड़ा होकर अपना सिर फसल के ऊपर निकालकर गहरी नजरों से सरपंच माधव सिंह के घर की तरफ देखने लगा था, जहां से अब 4 आदमी खेत के किनारे बनी मेड़ पर चलते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। चलिए दरोगा साहब, ये सब उस तरफ को जा रहे हैं, हमें भी उधर ही जाना होगा। आइए, फसल के बीच में से ही होते हुए सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अब ये दोनों बेहद सावधानी से उन चारों आदमियों का पीछा करने लगे थे। लगता है कुछ गड़बड़ है, कहीं जैसा हम सोच रहे हैं वही तो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, वरना कहीं ये अपराधी हमारे हाथ से निकल न जाए। आप ठीक कह रहे हैं, पर अभी 2-4 मिनट रुकिए, मुझे अभी पूरी तसल्ली कर लेने दीजिए। अब अजय बेहद सावधानी से आगे बढ़ता चला गया था और फिर अब उसे जमीन खोदने की आवाज सुनाई देने लगी थी। लगता है वो चारों आदमी फसल के बीच में वहां पर जमीन को खोद रहे हैं। अजय अब अपना मोबाइल निकाल लेता है और गांव के बाहर बनी पुलिस चौकी में दरोगा यशवंत को फोन मिला देता है। हेलो, हाँ अजय। दरोगा साहब, मैं इस वक्त सरपंच माधव सिंह के घर के पीछे की तरफ जो बाजरे का खेत है उसमें हूँ। यहाँ 4 आदमी खेत के बीच में खुदाई का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है।
आप फौरन अपनी पुलिस टीम के साथ आ जाइए। तब तक हम इन पर निगाहें बनाए हुए हैं। ठीक है अजय, मैं बस 10 मिनट में तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच रहा हूँ। अजय अब बेहद सावधानी से कोहनी और घुटनों के बल रेंगते हुए बाजरे की फसल के बीच में से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया था। ये तो सरपंच साहब और उनका लड़का साकेत है। हाँ, ये तो मुझे भी एहसास हो रहा है। पर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? ये तो गड्ढा खोद रहे हैं, पर गड्ढा खोद कर ये करेंगे क्या? मुझे लगता है यहाँ से किसी को निकालने की कोशिश में है। संजना को? जल्दी करो दुर्जन, हमें जल्द से जल्द इस संजना की लाश को यहाँ से हटाना होगा। उस अजय जासूस का कोई भरोसा नहीं है। वो अपने केस को 24 घंटे सुलझाने में लगा रहता है, और अगर उसे थोड़ा सा भी एहसास हो गया कि यहाँ हमारे खेत में कुछ गड़बड़ है, तो वो रात को ही पूरे खेत की तलाशी ले डालेगा। तुम लोगों ने मुझे पहले नहीं बताया कि उस अजय को दीवार पर लगा सिंदूर नजर आ गया है, वरना मैं तो शाम के वक्त ही संजना की लाश को यहाँ से निकालकर कहीं और ठिकाने लगवा देता। तुमने भी ये बात मुझे इतनी देर से बताई। वो राजीव भैया की वजह से मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। राजीव भैया ने तो घर में हंगामा मचा रखा है। कभी माँ पर आरोप लगा रहे हैं तो कभी मुझ पर, और आप तो उनके टारगेट पर हो ही। दुर्जन और उसका साथी बेहद तेजी से जमीन को खोदते जा रहे थे, और लगभग 10 मिनट बाद ही अब लाश के हाथ नजर आने लगे थे, जिन पर लाल चूड़ियां और कंगन नजर आ रहे थे। दुर्जन ने उस शरीर के दोनों हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचा था, और उसके साथी ने पैरों को पकड़कर। अब एक औरत की बॉडी साफ नजर आने लगी थी, जिसके बदन पर नाइट गाउन था। अब इन दोनों ने लाश को गड्ढे से निकालकर ऊपर रख दिया था। दरोगा यशवंत जी अभी तक नहीं है, कहाँ रह गए? तुम कहो तो मैं इन चारों को रिवॉल्वर पॉइंट पर ले लूं। मुझे लगता है ये लोग घबराकर समर्पण कर देंगे। पर अगर कहीं इन्होंने अपने बचाव में हमला कर दिया तो हमारे लिए आफत भी बन सकती है। इसलिए अच्छा तो यही है कि हम शांति से यहीं लेटे रहें। अभी अजय ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी उसे अपने पीछे होती सरसराहट का एहसास हो गया था। लगता है दरोगा यशवंत जी आ गए, मेरे मोबाइल की लोकेशन का पीछा करते हुए। चलिए दरोगा साहब, रिवॉल्वर निकाल लीजिए, हमें अपराधियों को पकड़ना है। और अब ये दोनों तेजी से रिवॉल्वर निकालकर उस जगह पहुंच गए थे जहां गड्ढा खोदा गया था। हिलना मत और घुटनों पर बैठ जाओ। सरपंच माधव सिंह, साकेत और उसके दोनों साथी एकदम से घबरा गए थे वहां दरोगा कौशल को देखकर। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है सरपंच साहब, कोई भी गलती मत करना। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। दुर्जन ने अपने आप को घिरा देखकर फिर भी खतरा मोल ले लिया था और दरोगा कौशल पर छलांग लगा दी थी। पर दरोगा कौशल जो पूरी तरह से सतर्क था, उसकी लात हवा में दुर्जन के जबड़ों पर आ लगी थी और दुर्जन वहां खोदे गए गड्ढे में जा गिरा था। बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना इस बार गोली चल जाएगी। इसी गड्ढे में तुम दोनों की कब्र बन जाएगी। ये सब क्या है सरपंच साहब? आपने अपनी बहू को मारकर दफन कर दिया था। देखो, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपनी बहू को नहीं मारा। और अब वहाँ 1 दर्जन पुलिस वालों के साथ दरोगा यशवंत भी आ पहुंचा था और वहाँ की सारी सिचुएशन देखकर उसने इन चारों को फौरन हथकड़ी लगा दी थी। ये तो मुझे इनकी बहू संजना की लाश लग रही है। तो तुम लोगों ने दहेज के लालच में नई नवेली दुल्हन को मारकर यहाँ दफन कर दिया था, हैं? साकेत कुछ नहीं बोल पा रहा था और वो बहुत घबरा चुका था और फिर वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। क्या हुआ साकेत? होश में आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, आंखें खोलो। कुछ नहीं होगा। अब तो तुम लोगों को उम्र कैद ही होगी, और अभी तो मुझे तुम्हारी पत्नी और बेटी को भी गिरफ्तार करना है। ले चलो इन सबको। अजय, तुमने तो ये सारा मामला ही सुलझा दिया, वरना हम तो संजना की तलाश करते ही रह जाते। देखिए, हमने कुछ नहीं किया दारोगा साहब, हमें गिरफ्तार मत करो, हमने कुछ नहीं किया है। बहुत सरपंचगिरी कर ली आपने, अब जेल के अंदर सरपंचगिरी दिखाते रहना। शर्म नहीं आई आपको? सब कुछ होते हुए भी आपने सिर्फ एक महंगी कार के लिए अपनी बहू का मर्डर कर दिया। अजय की जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा था। हेलो एसपी साहब। हाँ हेलो अजय, कैसे हो भाई? अरे आराम कर रहे हो कि नहीं, या अभी भी जांच पड़ताल में ही बिजी हो? अजय ये बात सुनकर समझ नहीं पाया था कि वो क्या उत्तर दे। क्या हुआ अजय? एसपी साहब, संजना मैडम का पता लग गया। क्या कह रहे हो? कहाँ है संजना? तुमने उसे कहाँ ढूंढ लिया? वो ठीक तो है ना? जी अब क्या बताऊं, संजना मिल तो गई है पर जीवित नहीं मिली, उसकी लाश मिली है। ये क्या कह रहे हो? उसकी लाश मिली है? जी हाँ एसपी साहब, और उसके अपराधी भी पकड़ में आ गए हैं।
अभी हम संजना के कातिलों को पकड़कर पुलिस चौकी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मुझे पूरी बात बताओ अजय। जी सरपंच, माधव के घर के पीछे उनके जो खेत है, वहीं सरपंच माधव सिंह और उनका बेटा साकेत अपने आदमियों के साथ संजना की लाश को गड्ढे से निकाल रहा था, जो उन्होंने पहले वहां छुपाई थी। एक काम करो अजय, इन सारे अपराधियों को लेकर फौरन मेरे ऑफिस में पहुंचो। ठीक है एसपी साहब। इस वक्त पुलिस वाले सरपंच माधव सिंह के पूरे परिवार को अरेस्ट कर चुके थे और उन्हें लेकर शहर की तरफ बढ़ गए थे। तुमने तो इस केस को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया, पर मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि इस केस का अंत संजना की मौत के साथ होगा। हाँ, शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। शायद संजना अपने किसी प्रेमी के साथ भाग निकली, पर अब उसकी लाश मिलने के बाद तो मुझे इन दहेज के लोभियों पर बेहद गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है अजय, पर क्या कर सकते हैं, सजा तो कानून के तहत ही होगी। अजय अब कुछ नहीं बोला था और शांति से बाइक चलाने पर ध्यान देने लगा था। लगभग 1 घंटे बाद इस वक्त एसपी ऑफिस के एक बड़े हॉल में सारे मुजरिम एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए थे। पुलिस के अधिकारी वहां इस वक्त आ चुके थे इस सारे मामले को समझने के लिए। ये सब क्या है सरपंच जी? आप जैसे पढ़े लिखे और सभ्य परिवार के लोग इस तरह दहेज के लिए हत्या कर देंगे तो समाज पर क्या प्रभाव जाएगा? देखिए एसपी साहब, हमने किसी की कोई हत्या नहीं की। आप हमारी बातों का विश्वास कीजिए। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमने अपनी बहू को नहीं मारा, वो हमें मरी हुई मिली थी। हमने तो उसे अपने खेत में सिर्फ दबाया था। एसपी साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने भाभी संजना को नहीं मारा, वो हमें सुबह मरी हुई मिली थी अपने बिस्तर पर। तुम सब ने मेरी पत्नी को मारा है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुमने सिर्फ एक महंगी कार के लिए उस बेचारी को मार डाला। काश मैं संजना को अपने साथ मुंबई ले गया होता तो आज ये सब नहीं हुआ होता। मेरे पीठ पीछे क्या हो गया? अरे देखो सरपंच जी, सब सच सच बता दो और अपना जुर्म कबूल कर लो। देखिए, आप हमें बता दीजिए कि उस रात क्या हुआ था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि आप लोगों को अपनी बहू संजना की हत्या करनी पड़ी? अजय भाई, हमारी बात का विश्वास करो, हमने भाभी को नहीं मारा। हम जब सुबह 5 बजे उठे तो भाभी अपने बिस्तर पर मरी हुई मिली थी। हम बहुत डर गए थे, इसीलिए हमने उसे पीछे खेत में दबा दिया था। लगता है ये सभी ऐसे नहीं मानेंगे अजय। ऐसा करो, तुम घर जाओ, आराम करो। हम सुबह तक सब सच्चाई इन लोगों से उगलवा लेंगे। अब माधव सिंह के परिवार के सभी लोग रोने और गिड़गिड़ाने लगे थे। अच्छा, तो फिर मुझे वही घटनाक्रम बता दीजिए जो उस दिन सुबह हुआ था। तुम इनसे अभी भी बात कर रहे हो, मुझे लगता है इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ एसपी साहब, पर एक नजर पूरे घटनाक्रम पर डाल लेना मेरे लिए काफी जरूरी है। ठीक है, तो पूछ लो क्या पूछना है। उसके बाद तो इनकी कस्टडी हमारे पास ही है। अब इन लोगों का बचकर निकलना इतना आसान नहीं है। बताइए, क्या हुआ था आपके घर में? मैं बताती हूँ अजय। दरअसल हमारे घर में सभी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, और जब से हमारी नई बहू संजना आई थी, वो भी सुबह 5:15 तक हमें सुबह चाय पकड़ा देती थी। अब माधुरी देवी उस दिन का घटनाक्रम बताते चली गई थी। जाओ शांति, देखो तुम्हारी भाभी अभी तक नहीं उठी है, उसे उठा दो। अब तो उसे यहाँ हमारी ही तरह अपनी आदत डालनी होगी, सुबह जल्दी उठने की। माँ, मैं रोज भाभी को उठा रही हूँ, मैं नहीं जा रही आज उन्हें उठाने। आप ही उठाओ। क्या हुआ? भाभी जी अभी तक नहीं उठी? पिताजी चाय के लिए बोल रहे हैं। मैं तो छत पर जा रही हूँ एक्सरसाइज करने, तुम जाकर भाभी को उठा दो। अच्छा ठीक है। अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। भाभी जी, भाभी जी। अभी कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। साकेत ने बराबर की दीवार पर लगे स्विच को ऑन किया और उसकी नजर बिस्तर पर गई थी, जहां उसकी भाभी के सीने में चाकू अंदर तक धंसा हुआ था। खून उसके ऊपर से बहकर नीचे बिस्तर तक आ गया था। साकेत अब पलटकर तेजी से वापस हॉल की तरफ भागा। क्या हुआ? माँ, भाभी अपने कमरे में मरी हुई हैं। किसी ने उन्हें मार डाला है। कमरे से बाहर आते ही सरपंच के कानों में भी ये शब्द पड़ गए थे और वो भी अपनी जगह पर जड़ हो गए थे। क्या कह रहा है? और अब ये पूरा परिवार तेजी से संजना के कमरे की तरफ बढ़ा था। फिर कमरे में प्रवेश करते ही इन सब ने अपने मुंह के आगे हाथ रख लिया था। देखो, किसी ने भाभी को मार दिया है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ।
चुप करो, हम पुलिस को नहीं बुला सकते हैं। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो इसकी मौत का आरोप हमारे ऊपर ही हो लगेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो इस संजना की लाश का क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे इसके परिवार वालों को? चुप करो, हमें होशियारी से काम लेना होगा। वैसे भी हमने इसके बाप कपिल सिंह से गाड़ी की मांग करके पहले ही नाराजगी मोल ले ली है और ये बात कई लोगों को पता है। और अब अगर इस संजना की मौत की खबर इसके परिवार वालों को लग गई तो सीधा सीधा हमारे ऊपर दहेज ना मिलने पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमें उम्र कैद हो जाएगी, समझ रही हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी, हमारे साथ यही होने वाला है। हम तो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। संजना को इतनी बेदर्दी से किसने मारा, इस बात का पता कैसे चलेगा? अब वहाँ शांति भी आ गई थी और उसकी नजर जैसे ही बिस्तर पर मरी पड़ी अपनी भाभी पर गई, वो जोर से चिल्लाने के लिए मुंह खोल चुकी थी, पर सरपंच माधव सिंह ने उसके मुंह को बंद कर दिया था। बिल्कुल चुप हो जाओ। शांति अब जैसे तैसे अपने आप को शांत कर लेती है। एक काम करो, संजना की अलमारी की तलाशी लो और देखो कि वहाँ पैसे और जेवर सुरक्षित हैं या नहीं। साकेत अब जल्दी से अपनी भाभी संजना की अलमारी की तलाशी लेता है। उसे वहाँ पैसे और गहने रखे मिल गए थे और उसने उन्हें निकाल लिया था। ओह, इसका मतलब जिसने भी संजना का कत्ल किया है उसका इरादा सिर्फ संजना को मारने का था, यहाँ डाका डालने का नहीं। पर संजना को यहाँ आकर कौन मार कर चला गया? देखो, अब इन बातों को छोड़ो। एक काम करो, तुम भी अपनी अलमारी से पैसा और जेवर निकाल लाओ और सारा जेवर पैसा पशुओं के अस्तबल में जो अलमारी है उसमें छुपा दो। जल्दी करो। पर पापा, हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए, यही ज्यादा अच्छा है, वरना कभी न कभी तो ये सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तो तब हम क्या करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, इस दुनिया को क्या बताएंगे? भाभी के परिवार वालों को क्या बताएंगे? कहाँ गई उनकी बेटी? इस वक्त माधुरी देवी उस दिन का घटनाक्रम बताती चली गई थी जिस दिन उन्होंने अपनी बहू संजना की डेड बॉडी को दुनिया की नजरों से छुपा लिया था। मेरी बात का जवाब दीजिए पिताजी, क्या बताएंगे आप? कहाँ गई संजना भाभी? मैंने सब सोच लिया है। हम दुनिया को बोल देंगे कि हमारी बहू संजना घर से जेवर पैसा लेकर फरार हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं भैया राजीव को भी फोन करके सब कुछ बता देता हूँ। नहीं, रहने दो, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है जल्दी करो, इससे पहले कि सुबह का उजाला पूरी तरह से चारों तरफ फैल जाए। चलो जल्दी से साकेत, इस संजना की लाश को उठाओ और पीछे खेत में ले चलो। हम इसे वहीं दफन करके आएंगे और तुम दोनों इस कमरे को पहले की तरह ही एकदम ठीक कर दो। खून का एक निशान भी यहाँ बचना नहीं चाहिए। ठीक है। और अब माधव सिंह और साकेत अपने घर की नई नवेली बहू संजना की लाश को लेकर पीछे के दरवाजे से खेत की तरफ बढ़ गए थे और यहीं पर संजना का माथा गैलरी की दीवार से भी लगा था, जिससे उसके माथे का सिंदूर वहां चिपक गया था। लगभग 1.5 घंटे के बाद सब कुछ पहले की तरह ही एकदम ठीक ठाक कर दिया गया था। संजना के कमरे को इतनी अच्छी तरह से साफ कर दिया गया था कि लग ही नहीं रहा था कि वहां कुछ समय पहले संजना की लाश पड़ी हुई थी। अब सब लोग नहा धोकर एकदम तरोताजा हो गए थे। सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई है ना? जो प्लान हमने बनाया है उसी के अनुसार हमें लोगों को और पुलिस वालों को बोलना है। फालतू की ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जिससे कि हमारे ही ऊपर शक आ जाए। ठीक है पिताजी, पर मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए थी, वरना बाद में अगर पुलिस के हाथ संजना भाभी की लाश लग गई तो कातिल हमें ही ठहराया जाएगा। पुलिस को कभी इस बारे में पता नहीं चल पाएगा कि संजना कहाँ गई। बस तुम अपना मुंह बंद रखना। शांति अब चुप हो गई थी। अब देख क्या रही हो माधुरी, शोर मचाना शुरू करो और आसपास के लोगों को इकट्ठा करो। उन्हें बताओ कि हमारी बहू घर से लूटपाट करके फरार हो गई है। माधुरी देवी ने अब वैसा ही किया था जैसा इन सब ने प्लान बनाया था। क्या लगता है तुम्हें, ये सच बोल रहे हैं? क्या जैसा ये बता रहे हैं ऐसा ही हुआ होगा? देखिए एसपी साहब, मेरी पत्नी ने जो भी बातें बताई हैं वो एकदम सच है, कोई भी बात झूठ नहीं है। हमने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि हमने दहेज की मांग की थी, इसलिए संजना की लाश को पीछे खेत में दबा दिया था। अच्छा, तो फिर अब उसे निकालकर ठिकाने क्यों लगा रहे थे? क्योंकि ये अजय जासूस इस केस के बीच में आ गया था और जिस तरह से ये जांच पड़ताल कर रहा था, हमें लगने लगा था कि ये बहुत जल्द खेत में पहुंच जाएगा जहां संजना की लाश दबी हुई है। हम अजय की काबिलियत जानते थे,
और ऊपर से गैलरी में लगे सिंदूर को देखकर इस अजय को शक भी हो गया था। इसलिए आज रात हम लाश को खेत से हटाने का विचार बना चुके थे, पर हमें यह भरोसा नहीं था कि अजय इतनी जल्दी रात के वक्त खेत में आ पहुंचेगा। अजय भैया, हमारी बात का विश्वास करो। हाँ, हम इस बात को मान लेते हैं कि हमसे गलती हुई है। अगर हम पुलिस को बुला लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, और इस बात की सजा भी हम भुगतने के लिए तैयार है, पर हमें कातिल मत समझो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें इनकी बातों पर विश्वास हो रहा है। देखो अजय, हर अपराधी ऐसा ही व्यवहार करता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अच्छा सरपंच साहब, एक बात बताइए, क्या वो चाकू अभी भी संजना के सीने में ही धंसा हुआ है? हाँ अजय, हमने उस चाकू को संजना के सीने से नहीं निकाला था। वो अभी भी सीने में ही लगा हुआ है, जो पूरी तरह से खून से लथपथ था। एसपी साहब, उस चाकू की जांच करके मुझे भी उसकी सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है अजय। राजीव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो। देखो, जो भी दिल में है बोल दो। संजना का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए एक हफ्ते में ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैंने उससे शादी क्यों की। अब ये बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए थे। ये क्या कह रहे हो? संजना मैडम ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से एक हफ्ते में ही वो तुम्हें नापसंद आने लगी थी? सच कहूँ तो मुझे भी भाभी का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लग रहा था। जब देखो उनकी आंखें थोड़ी लाल ही रहती थी, ऐसा लगता था जैसे वो नशे में हो। और जब मैंने इस बारे में उनसे पूछा तो वो नाराज भी हो गई थी। आप बताइए मिस्टर राजीव, आपने क्या व्यवहार नोट किया जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? वो कमरे में सिगरेट पिया करती थी और मेरे मना करने पर भी वो नहीं मानती थी, बल्कि वो मुझे भी सिगरेट पीने के लिए जबरदस्ती करने लगी थी। और जब मैंने उसकी बात मानकर एक बार सिगरेट पी ली तो मुझे एहसास हो गया था कि वो सिगरेट नॉर्मल नहीं है, उसमें हैवी नशा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें संजना के कमरे से जो सिगरेट बरामद हुई है उसमें चरस की मात्रा मिली है। संजना नशे की आदी थी। और वो फोन पर पता नहीं किससे बात किया करती थी। फोन पर कई बार चिल्लाने की आवाज भी मुझे सुनाई दी थी। मुझे संजना का ये सब व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और मैंने उसे ये सब बुरी आदतें छोड़ देने के लिए कहा था, पर वो मुझ पर ही बिगड़ने लगी थी और बोलने लगी थी कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मुझे पूरी आजादी है अपनी जिंदगी जीने की। पर हमने तो संजना के परिवार वालों से पूछताछ की है। उनका तो कहना है कि उनकी बेटी बेहद ही सीधी सादी और शरीफ थी, पर अब तुम तो हमें नई बात बता रहे हो। संजना के कमरे में जब मुझे सिगरेट मिली थी तभी मुझे शक हुआ था कि संजना किसी नशे की बुरी लत में घिरी हुई है और उसके परिवार वाले ये बात हमसे छुपा रहे हैं। देखो अजय, तुम हमें कातिल समझकर केस की छानबीन बंद मत कर देना। मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा, पर तुम असली कातिल को सामने लेकर आ जाओ ताकि हमारे सिर से ये इल्जाम खत्म हो सके। हाँ, अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। हमने तो एक बड़ी गलती कर दी थी, संजना भाभी के पिता से दहेज मांगकर और फिर संजना की लाश को गायब करके। पर अब हम चाहते हैं कि उसका असली कातिल सबके सामने आए। क्या तुमने कोई नाम सुना था संजना के मुंह से जो तुम्हें याद हो? नहीं, ऐसा तो कोई नाम मैंने संजना के मुंह से नहीं सुना, पर मुझे इस बात का पता है कि दूसरी तरफ फोन पर कोई लड़का ही था। क्या शादी के बाद संजना आपके घर से बाहर जाया करती थी या वो घर पर ही रहती थी? वो एक दो बार बाहर गई थी और 1-1.5 घंटे में वापस आ गई थी। आपने नई बहू को अकेले घर से बाहर जाने दिया था, क्या आपने उससे कारण नहीं पूछा था? एक बार तो वो बिना बताए ही बाहर चली गई थी। हमें बेहद चिंता हो रही थी। फिर हमने फोन पर उससे बात की तो उसने बताया कि वो बाजार कुछ सामान खरीदने गई है। हम उसकी इस हरकत पर काफी नाराज थे, पर पढ़ी लिखी बहू होने की वजह से हमने उसे कुछ नहीं कहा। सरपंच माधव सिंह का पूरा परिवार इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में था और अजय उनकी बात पर विश्वास करके अब वास्तविक बात जानने की कोशिश करने लगा था। राजीव जी, आपने तो पूछा होगा संजना से, तो आपको क्या जवाब दिया था? और क्या वो अपने साथ सिगरेट लेकर ही आई थी? वो दिन में 3-4 सिगरेट पी रही थी। मुझे लगता है वो नशीली सिगरेट लेकर आई थी। क्या आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है या फिर कोई ऐसा शख्स जो आपकी इस शादी से नाराज था? मैं एक लड़की से पिछले 3 साल से प्यार करता था, पर जब मेरे रिश्ते की बात संजना से चली तो मैंने उसे छोड़ दिया और संजना का हाथ थाम लिया। तब से वो काफी नाराज थी। तो आपको क्या लगता है आपकी वो गर्लफ्रेंड
संजना का मर्डर कर सकती है या करवा सकती है? जी, उसने गुस्से में मुझसे कहा था कि वो मेरी होने वाली पत्नी को शादी के मंडप में ही मार डालेगी। पर शादी के मंडप पर तो संजना को किसी ने नहीं मारा। क्या नाम है उस लड़की का? उसकी सारी जानकारी आप मुझे दे दीजिए। उस लड़की का नाम कंचन सक्सेना है। राजीव अब अजय को उसके बारे में जितना कुछ जानता था सब बताता चला गया था। तो आप कंचन के घर का एड्रेस नहीं जानते हैं? वो शहर में जिस किराए के कमरे में रहती थी वहां तक ही आपकी जानकारी है? जी हाँ। उसकी कोई फोटो आपके पास है तो हमें दे दीजिए। कंचन के फेसबुक अकाउंट में उसकी फोटो लगी हुई है, मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। ठीक है, आप हमें कंचन के फेसबुक अकाउंट की जानकारी दे दीजिए, हम वहीं से उसकी फोटो निकाल लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कंचन इतना खतरनाक काम कर सकती है? नहीं, वो बेहद मासूम है। मुझे नहीं लगता कि वो कत्ल जैसा काम कर सकती है, पर फिर भी उसने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ और आप लोगों की बात को सच मानकर कल सुबह से दोबारा इस केस की जांच पड़ताल शुरू करता हूँ। तो फिर ठीक है अजय, अगर तुम इस केस की अभी आगे जांच करना चाहते हो तो हम इस मामले को अभी छिपा कर रखते हैं। पर एक बात मेरी कान खोलकर सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन होंगे। 3 दिन के बाद हम इस बात की घोषणा कर देंगे कि हमें संजना की लाश बरामद हो गई है, और उसके बाद जिस हिसाब से कानूनी कार्रवाई होती है उसी हिसाब से काम होगा। ठीक है, पर तब तक आप भी अपने तरीके से अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और हाँ, आप सभी वापस अपने घर जाएंगे और पुलिस की निगरानी में ही अपने घर पर रहेंगे। आप लोगों को बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी, और न ही आप लोग बाहर के लोगों से ज्यादा मिलेंगे। हमें आपकी शर्त मंजूर है एसपी साहब। एक बात बताओ अजय, तुमने संजना के बारे में तो सारे सवाल जवाब किए, परंतु तुम पर हमला किसने करवाया था इस बारे में सरपंच या साकेत से नहीं पूछा? ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, इस बारे में आखिर में आराम से पूछ लेंगे। रात 12 बजे अजय और कौशल सेठ रतनलाल जी की कोठी में आ पहुंचे थे और इस वक्त अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। अजय दीवार पर लगी घड़ी देखकर अपनी टेबल पर आ बैठा था और उसने अपनी तरफ रखी डायरी उठा ली थी। अब वो उसमें दिन भर की महत्वपूर्ण बातों को लिखने लगा था। क्या सरपंच माधव सिंह का परिवार वाकई में बेगुनाह है? पर हर गुनहगार तो पुलिस से बचने के लिए अपने आप को बेगुनाह ही बताता है। क्या मुझे इन लोगों की बात पर यकीन कर लेना चाहिए? जिस तरीके से इन्होंने संजना के कमरे से सारे सबूतों को नष्ट किया, जिस तरीके से घर में संजना द्वारा चोरी के सबूत बनाए, उससे तो यही लग रहा है कि ये सब अपराधियों की तरह सोचने वाले लोग हैं। ऊपर से मुझ पर हुए जानलेवा हमले भी इस बात का सबूत है कि सरपंच माधव सिंह बिल्कुल भी शरीफ इंसान नहीं है। तो क्यों मुझे इन लोगों की बातों पर विश्वास करके इस केस की आगे छानबीन करनी चाहिए? अच्छा तो यही होगा कि मैं इस केस को यहीं बंद कर दूं और इन सबको ही अपराधी ठहरा दूं। अब अजय अपने दिमाग में सरपंच माधव सिंह के परिवार के लोगों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा था और रह रहकर उसकी आंखों में अब शांति और राजीव का चेहरा आने लगा था। क्या सरपंच साहब की बेटी शांति भी झूठ बोल रही है? मैंने उसकी आंखों और चेहरे के भाव को अच्छी तरह से पढ़ा था। वो पूरी तरह से सच बोल रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो क्या अब मुझे सिर्फ शांति की बातों को सच मानकर इस केस की तहकीकात जारी रखनी चाहिए? और राजीव, उसके बारे में मैं अब क्या फैसला करूं? कहीं उसने ही अपने परिवार के मान सम्मान के लिए किसी तरीके से संजना की हत्या तो नहीं कर दी, या फिर किसी से करवा तो नहीं दी? राजीव ने अपनी प्रेमिका कंचन का नाम भी लिया है, तो क्या राजीव इस केस को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है? या फिर उसे भी डर है कि कहीं मैं वास्तविकता का पता लगाकर जल्द से जल्द संजना के हत्यारे तक ना पहुंच जाऊं और वो हत्यारा राजीव ही हो। संजना एक मॉडर्न किस्म की लड़की थी, लेकिन संजना के परिवार वाले इस बात से इनकार कर रहे थे। पर मुझे लगता है कि संजना वाकई में मॉडर्न थी, क्योंकि मैंने भी उसे कॉलेज में देखा हुआ है। वो पूरी तरह से खुले विचारों वाली लड़की थी। अब बात संजना के नशे के ऊपर आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि नशे के सौदागरों ने ही संजना को मारा हो? और अगर ऐसा है तो वो संजना को क्यों मारेंगे? इसका तो एक ही कारण हो सकता है कि संजना खुद नशे का कारोबार करती हो और यही वजह उसकी मौत का कारण बनी हो।
पर अगर संजना सिर्फ नशा ग्राहक बनकर ही खरीद रही थी तो नशे के अपराधी अपने ग्राहक को मारने से रहे। दूसरी बात, संजना की अलमारी में ज्वेलरी और पैसे भी थे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजना के ऊपर नशे का कोई कर्ज बकाया नहीं था, वरना वो इस ज्वेलरी और पैसे को देकर नशे के अपराधियों से अपना पीछा भी छुड़ा सकती थी, अगर वो कर्जे में थी तो। सुरेश शर्मा, ये नाम मुझे संजना की डायरी में मिला था। कौन हो सकता है ये व्यक्ति? क्या कल सबसे पहले इसी सुरेश शर्मा से मुझे मिलना चाहिए? संजना के कत्ल की असली वजह क्या हो सकती है? नशा, प्यार या फिर सरपंच माधव सिंह का परिवार? अजय अब गहरी और लंबी सांस लेता है और फिर डायरी को बंद कर देता है। 1 बज चुका है, अब सो ही जाना चाहिए, तभी कल छानबीन करने में आसानी रहेगी। और अब वो लाइट बंद करके बिस्तर पर जाकर लेट गया था। अगली सुबह अजय और कौशल सुबह का नाश्ता जल्दी से निपटाने में लगे हुए थे। लगता है किसी जरूरी काम पर जाने वाले हो तुम। जी हाँ सेठ जी, संजना की डेड बॉडी कल रात मिल गई है। अब उसी के कातिल की खोज करने जाना है। ये क्या कह रहे हो? संजना मर चुकी है? जी हाँ, और कल रात अजय ने संजना के ससुराल वालों को रंगे हाथों उसकी लाश के साथ पकड़ लिया। हाँ, तब तो ये केस खत्म हो जाना चाहिए था। फिर अब इस केस में क्या बाकी रह गया? अब इसी बात का पता लगाना है कि इस केस में वास्तविक हत्यारा कौन है, क्योंकि सरपंच साहब का परिवार तो बोल रहा है कि उन्होंने सिर्फ संजना की लाश को गायब करने की कोशिश की, उसकी हत्या नहीं की है। अजय अब फिर से संजना की मौत की तहकीकात करने के लिए तैयार हो चुका था। अजय, तो फिर अब जांच कहां से शुरू करने का विचार है? संजना नशे की आदी थी, अब इसी एंगल से इस केस की जांच पड़ताल शुरू करने का विचार है सेठ जी। अगर इसमें ड्रग माफिया भी शामिल हो रहा है तब तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए अजय, क्योंकि ड्रग माफिया को भी इस बात का पता लग चुका होगा कि संजना की मौत के केस को तुम देख रहे हो, और ऐसे में वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा सेठ जी। अब तो हमें हद से ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ड्रग माफिया भी अजय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अजय और कौशल नाश्ता कर चुके थे और सेठ रतनलाल से विदा लेकर कोठी से बाहर आ चुके थे। इस वक्त ये दोनों कार में थे। तो फिर अब सबसे पहले कहाँ चलें? वैसे तो सबसे पहले मेरा विचार सुरेश शर्मा के एड्रेस पर जाने का था, पर अब पहले मैं सरपंच माधव सिंह के घर जाना चाहता हूँ और ये पता लगाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि हत्यारा कहाँ से उस घर में प्रवेश किया और कैसे वो संजना के रूम तक पहुंचा। और इसके अलावा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिसका जवाब भी मुझे सरपंच साहब के परिवार वाले ही दे सकते हैं। कैसा सवाल? मुझे ये जानना है कि संजना रोज अपने कमरे को अंदर से बंद करके सोती थी या खुला छोड़कर। पर इस सवाल से क्या साबित हो सकता है? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर संजना अंदर से कमरे को बंद करके सोती थी तो उस रात ऐसा कौन सा व्यक्ति आया था जिसके लिए संजना ने दरवाजे को खोल दिया, और अगर दरवाजा खुला ही रहता था तब ये बात जानने की कोशिश करनी होगी कि आखिर हत्यारे को कैसे पता लगा कि वो इतनी आसानी से संजना के कमरे में पहुंच जाएगा उसकी हत्या करने के लिए। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि हत्यारा संजना की पहचान का ही कोई है, या फिर तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि अपने पति राजीव की अनुपस्थिति में संजना ने किसी को अपने रूम में बुलाया था और वही उसका कत्ल करके चला गया? हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब इन्हीं सब सवालों के जवाब मुझे ढूंढने हैं। लगभग 1 घंटे बाद ये दोनों शंकरपुर गांव में एंटर कर रहे थे और तभी इन्हें सामने से गगन की कार आती नजर आ गई थी। इसे रोकने का इशारा कीजिए दरोगा जी, इससे भी कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। कौशल ने अब जल्दी से गगन को रोकने का इशारा कर दिया था। कहाँ जा रहे हैं आप? बस ऐसे ही शहर की तरफ घूमने जा रहा था। अच्छा, एक बात बताओ, जिस दिन राजीव की पत्नी संजना घर से गायब हुई उस दिन आप सुबह के वक्त कहाँ थे? मैं तो हमेशा 7 बजे तक सोता रहता हूँ। आपके कहने का मतलब है कि आप सो रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं सो ही रहा था। आपको कितने बजे पता चला कि संजना जी गायब हो गई हैं घर से, जेवर और पैसा लेकर? यही कोई 10-11 बजे। आप थोड़ा सोचकर बताइए, क्या उस दिन आप सुबह के वक्त घर पर ही थे या फिर कहीं बाहर गए थे? इसमें सोचना क्या है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं घर पर ही था और मैं सुबह जल्दी घर से निकलता भी नहीं हूँ। पर आप इस वक्त बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता लगा है कि उस दिन आप तकरीबन 5:15 अपने घर से कार लेकर बाहर निकल गए थे।
अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। सोच कर बताओ उस दिन तुम कहाँ थे, क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में सारी जानकारी लग चुकी है। अरे अरे, मुझे ध्यान आया, उस दिन मैं वाकई में 5:15 बजे अपने घर से निकल गया था। तो फिर अब जल्दी से ये भी बता दो कि इतनी जल्दी सुबह उठकर तुम कौन सा काम निपटाने गए थे? अरे कोई काम नहीं था अजय जी, मैं तो बस उस दिन सुबह जल्दी हवाखोरी करने के लिए बाहर निकल गया था। अच्छा, अपनी नींद खराब करके तुम सिर्फ सुबह की सैर पर गए थे, वो भी कार लेकर? हाँ, उस रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई थी, इसलिए सुबह घूमने निकल गया था। अच्छा ठीक है, और फिर वापस घर कितने बजे तक आ गए थे? यही कोई 11 बजे तक मैं घर वापस आ गया था। हमें तुम पर शक हो रहा है कि तुमने ही इस गांव से सुबह के वक्त संजना को कहीं बाहर छोड़ा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उस दिन संजना भाभी से मिला ही नहीं था। छोड़ना तो दूर की बात है, आप बेवजह मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। संजना मैडम भी ठीक सुबह 5:30 बजे अपने घर से गायब हुई हैं। उनका फोन आखिरी बार गांव के बाहर हाईवे पर अपनी लोकेशन दिखा रहा था, और ऊपर से तुम भी सुबह के वक्त ही उस दिन घर से जल्दी निकले थे। साकेत तुम्हारा दोस्त भी है और बहुत अच्छा दोस्त है। कहीं तुमने उसकी मदद तो नहीं की उसकी भाभी संजना को गायब करने में? देखिए, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर अब सच सच बता दो कि आप उस दिन कहाँ गए थे सुबह के वक्त? गगन को अब लगने लगा था कि उसे सच बोल देना चाहिए। दरअसल उस दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़ने गया था। वो रात की ट्रेन से कलकत्ता से आई थी। सुबह 6 बजे उसकी ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आने वाली थी, इसलिए मैं समय पर वहां पहुंच गया था। पर ट्रेन लेट हो गई। वो तकरीबन 8:30 बजे आई। फिर उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को रेलवे स्टेशन से लेकर मैं उसके घर छोड़कर आया, और फिर तकरीबन 11 बजे तक अपने घर आ गया। कहाँ रहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हम ये सब बातें उससे जानना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का नंबर दे देता हूँ, आप उससे बात कर सकते हैं। अजय अपना फोन निकाल लेता है और फिर गगन से उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर ले लेता है। एक बात याद रखना, अगले 2 दिन तक तुम अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से बिल्कुल नहीं मिलोगे और ना ही फोन पर बात करोगे। पर मुझे तो इसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड ने बुलाया है मिलने के लिए, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो फिर कोई ऐसा बहाना बना दो जिससे तुम 2-4 दिन तक नहीं मिल पाओ, जब तक कि हम अपनी तहकीकात ना कर लें। ठीक है, आप जैसा चाह रहे हैं मैं वैसा ही करता हूँ। चलिए दरोगा जी, अब जरा आगे भी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अब ये दोनों कार में बैठकर आगे बढ़ गए थे। मुझे तो इस गगन की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। पर विश्वास ना करने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि संजना की लाश तो हमें बरामद हो चुकी है। तो फिर तुमने इससे पूछताछ ही क्यों की? क्या जानना चाहते थे तुम इससे? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हाईवे पर हमारी बाइक को टक्कर मारने की कोशिश क्या इसी गगन ने की थी। अच्छा, तो तुम ये जानने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर कुछ पता लगा? हाँ, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वो सफेद कार वाला ये गगन ही था। अगर इसकी सारी बातों को हम सच मान लें तो हम ये विचार कर सकते हैं कि ये भी काफी हद तक झूठ बोल रहा है, और अपने दोस्त साकेत की बात मानकर इसने हमारे एक्सीडेंट की कोशिश की थी, पर ये नाकाम हुआ था। अच्छा, हम ये बात मान लेते हैं कि हाईवे पर बाइक का एक्सीडेंट गगन और सरपंच साहब की साजिश थी, पर गगन के खिलाफ तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर ये कैसे साबित होगा? अब इन सवालों का जवाब तो सरपंच माधव सिंह ही दे सकते हैं, या फिर साकेत। चलो अब गाड़ी रोको, सरपंच साहब का घर आ गया है। क्या कोई सुबह से यहाँ सरपंच साहब से मिलने आया है? जी नहीं, सुबह से तो कोई भी नहीं आया। आसपास इलाके में कोई घूमता हुआ नजर नहीं आया जो इस घर पर नजर रख रहा हो? नहीं, ऐसा भी कोई व्यक्ति नजर नहीं आया है। हमारे पुलिस वाले चारों तरफ फैले हुए हैं। पुलिस वालों से बात करके अजय अब कौशल के साथ सीधा घर के अंदर एंटर कर गया था, जहां हॉल में ही सरपंच माधव सिंह का पूरा परिवार बैठा हुआ था। उनके चेहरे काफी उतरे हुए थे, क्योंकि वो अपने घर में नजरबंद थे। अपराध को छिपाने के लिए सजा तो आप लोगों को जरूर होने वाली है, पर अगर आपकी बात सच है तो कम से कम मैं आप लोगों को हत्या के जुर्म से मुक्त कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सरपंच माधव सिंह और उनका परिवार अजय की बात सुनकर दुखी मन से हाथ जोड़ लेता है। अच्छा, एक बात बताइए, कल रात आपने बताया था कि जब से संजना यहाँ आई थी तब से रोज सुबह जल्दी आप उसे उठा रहे थे, वो खुद जल्दी नहीं उठ रही थी? जी हाँ अजय भैया, तकरीबन 3-4 दिन तो मैंने संजना भाभी को नींद से उठाया था।
अच्छा, तो अब मेरे सवाल का जवाब सोच समझ कर देना। जब भी आप अपनी भाभी को सुबह उठाने उसके कमरे में जाते थे, तो क्या कमरा अंदर से बंद रहता था या खुला? जी, कमरा तो हमेशा अंदर से बंद रहता था, जिसे खटखटाने पर ही भाभी जागती थी। अच्छा, ये बात है। तो फिर साकेत जिस दिन अपनी भाभी को जगाने गया, उस दिन दरवाजा खुला हुआ कैसे मिला? उस दिन दरवाजा खुला हुआ था। मैंने जैसे ही हाथ मारा, मुझे तो लगा था दरवाजा बंद होगा, पर दरवाजा एकदम से अंदर को चला गया। फिर मैंने लाइट ऑन की और भाभी के बेड की तरफ देखा, जहाँ भाभी मरी हुई थी। तो क्या उस दिन संजना जी दरवाजे को बिना बंद किए सो गई थी, क्योंकि राजीव बाहर टूर पर गए हुए थे? मैं उस दिन भाभी के कमरे में ही थी। रात 10:30 बजे के करीब जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने ही दरवाजे को बस यूं ही धक्का देकर सटा दिया था। इसका मतलब भाभी दरवाजा बिना बंद किए ही सो रही थी। आप भाभी के कमरे में क्या करने गई थी 10:30 बजे? दरअसल मुझे राजीव भैया का लैपटॉप चाहिए था, कुछ काम करने के लिए। फिर मैं वो लैपटॉप लेकर आ गई और भाभी भी मेरे पीछे उठकर दरवाजे तक आई थी। तो फिर अब हम क्या माने? दरवाजा संजना जी ने अंदर से बंद नहीं किया था या किया था? मेरी तरफ से तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, पर वो दरवाजे तक आई थी तो दरवाजा शायद अंदर से बंद कर लिया हो। पर हम ये मान लेते हैं कि संजना उस वक्त तक सोई नहीं थी, और शायद जब सोई हो तो उसने दरवाजा बंद कर लिया, जैसे कि हर रोज दरवाजा बंद रहता था। अब अगर दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर संजना जी ने किसके लिए दरवाजा खोला, और इतनी रात को किसने संजना जी से दरवाजा खुलवाया? अब सरपंच माधव सिंह के परिवार वाले सब एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे थे, पर उन सब के चेहरों पर गहरी खामोशी थी। देखिए, अगर संजना जी ने रात को दरवाजा खोला है किसी के कहने पर, तो वो कोई खास होगा। पर हम में से तो कोई भी बहू के कमरे में नहीं गया। फिर तो कोई जान पहचान वाला ही आपके घर के अंदर आया है। क्या आपको लगता है घर के अंदर कोई शख्स प्रवेश कर सकता है, वो भी तब जब आपके घर के गेट पर गेट कीपर सुरक्षा कर रहे होते हैं? सभी लोग शांत खड़े थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कहीं रात को आप ही तो घर के अंदर नहीं आए राजीव जी, और फिर काम निपटा कर यहाँ से निकल गए? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझ पर ऐसा आरोप नहीं लगाएं तो अच्छा है। क्या आप गगन को जानते हैं, जिसका घर गांव के पूर्वी रोड पर है और उसके पास सफेद गाड़ी है? जी हाँ, मैं उसे जानता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आपने ही अपनी पत्नी संजना का मर्डर किया और फिर सुबह 5:15 के आसपास गगन की गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन चले गए और वहाँ से 6 बजे जो गाड़ी मुंबई की तरफ जाती है उसमें बैठकर निकल गए, तो आप क्या कहेंगे? राजीव और उसके परिवार वाले अजय के मुंह से ऐसी बात सुनकर सन्नाटे में आ गए। आपकी बहन शांति ने कहा है कि संजना जी उठकर दरवाजे तक आई थी और दरवाजा शायद बंद कर लिया था। संजना के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, और अगर अब हम ये मान लें कि रात के वक्त आप ही लौटकर वापस आए और आपकी आवाज सुनकर आपकी पत्नी संजना ने बड़ी आसानी से दरवाजा खोल दिया, उसके बाद आपको उसे मारना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी होगी, आपने उसके सीने में खंजर उतार दिया, फिर बेहद चुपचाप यहाँ से निकलकर शायद उस गगन के घर चले गए। सुबह 5 बजे के करीब आप गगन के घर से निकले और हाईवे पर आकर आपने संजना के फोन को हाईवे पर कहीं फेंक दिया और फिर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। देखो, ऐसा नहीं हो सकता है अजय। हमारा बेटा राजीव एक दिन पहले ही सुबह मुंबई के लिए निकल गया था। हाँ अजय, मैं ही राजीव भाई को सुबह शहर रेलवे स्टेशन छोड़कर आया था। क्या आपने इन्हें रेल में बैठकर मुंबई जाते हुए भी देखा था? नहीं, मैं तो सिर्फ रेलवे स्टेशन के बाहर भाई को छोड़कर आ गया था। चलिए ठीक है दरोगा साहब, जरा पता लगाइए कि राजीव जी किस दिन मुंबई गए थे। राजीव के चेहरे पर अब सन्नाटा पसरता चला गया था और वो वहीं सोफे पर धम से बैठ गया था। लगता है अजय ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। तुमने ही अपनी पत्नी संजना का मर्डर किया है। चलो अब जल्दी से अपना जुर्म भी कबूल कर लो। नहीं, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। बेशक अजय का कहना बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई उस दिन नहीं गया था जिस दिन मुझे जाना था, बल्कि मैं उसके अगले दिन गया था। अब इस रहस्य उद्घाटन से वहां खड़े सभी लोग सकते में आ गए थे। एक तरह से राजीव को ही अब सब हत्यारे की नजर से देखने लगे थे। इसका मतलब तुमने ही कत्ल किया है? नहीं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। आपने कत्ल नहीं किया तो फिर आप झूठ बोलकर रेलवे स्टेशन क्यों गए? इसमें भी तुम्हारी प्रेमिका कंचन का कोई हाथ है? तुमने ठीक समझा। मुझे मेरी प्रेमिका कंचन ने बुलाया था, वो भी जबरदस्ती। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, पर मजबूर हो गया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उसके साथ समय बिताने का। तब मुझे यही आइडिया सही लगा
कि मैं एक रात कंचन के साथ बिताकर अगले दिन मुंबई निकल जाऊं। इसका मतलब अभी भी आपके कंचन के साथ संबंध है, तब आप उसके ऊपर मर्डर का आरोप कैसे लगा सकते हैं? जबकि आपको पता है कि कंचन का नाम लेने के बाद मैं जरूर उस कंचन से मिलूंगा और शायद उस वक्त आपका ये राज मेरे सामने आ जाएगा। मैं जानता था कि बहुत जल्द तुम इस बारे में पता लगा लोगे। सच बताऊं तो मैं तुम्हें खुद भी इस सच्चाई के बारे में बताने ही वाला था। अच्छा, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंचन के साथ मिलकर ही तुमने संजना को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बनाया? क्योंकि शादी के बाद तुम्हें संजना के व्यवहार के बारे में अच्छी तरह से पता लग गया था और उसे देखकर तुम्हें ये एहसास हो गया कि संजना के साथ जिंदगी नहीं बिताई जा सकती है। सरपंच माधव सिंह के बड़े बेटे राजीव ने एक ऐसा रहस्य उद्घाटन कर दिया था जिससे सभी सकते में आ गए थे। अजय का भी दिमाग घूम गया था। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी संजना को नहीं मारा। मैं तो बस कंचन की इच्छा पूरी करने के लिए एक रात उसके साथ बिताने चला गया था। बल्कि इसके बाद हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलने वाले थे। अच्छा, आप हमें इतनी बड़ी बात बता रहे हैं और हम उस बात को मान लें बिना किसी प्रमाण के, जबकि हम ये साबित कर सकते हैं कि आप मुंबई न जाकर कहीं शहर में रुके और रात के वक्त गांव में आकर अपनी पत्नी का मर्डर करके सुबह मुंबई के लिए निकल गए। मैं जानता हूँ अजय, तुम सच्चाई तक पहुँच ही जाओगे, इसलिए मैं इस वक्त झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने वाकई में संजना का मर्डर नहीं किया। मैं तो कंचन के रूम से सीधा रेलवे स्टेशन चला गया था। यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब कंचन रात भर तुम्हारे साथ थी तो तुमने उस पर शक जाहिर क्यों किया कि वो संजना को मार सकती है? क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि बहुत जल्द मैं तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हटा दूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। इतनी बड़ी बात तुमसे तुम्हारी प्रेमिका कंचन ने बोली और तुमने ये बात हमसे छुपा ली। मुझे तो लगता है अजय ये भी कंचन के साथ मिला हुआ है और अब अपने आप को बचाने के लिए सारा आरोप कंचन के ऊपर डालता जा रहा है, क्योंकि इसे भी मालूम है कि तुम असली अपराधी तक पहुंच ही जाओगे। माधुरी देवी अपने बेटे राजीव के पास आ गई थी। सच सच बता, तूने क्या किया है? हाँ भाई, सच सच बता दो, इस तरह झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ दिन और रात कंचन के साथ बिताए थे और फिर मुंबई निकल गया था। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारी पत्नी संजना मारी जा चुकी है? नहीं, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं लगी थी। जब मैं यहाँ आया तब मुझे इस बारे में पता लगा था। आपकी प्रेमिका कंचन तो शहर में ही रहती होगी, उसे तो ये खबर मिल ही गई होगी कि संजना घर से जेवर पैसा लेकर फरार हो चुकी है। ऐसे में क्या उसने आपको फोन करके ये बात नहीं बताई? नहीं, उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया था कि आज के बाद हम एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। पर आप तो अभी कह रहे थे कि कंचन आपको हर हालत में प्राप्त करना चाहती है और इसके लिए उसने आपको धमकी भी दी थी कि बहुत जल्द वो संजना को रास्ते से हटा देगी। हाँ, उसने ऐसा कहा था, पर मुझे लगता है कि वो तैश में आकर ऐसा कह रही थी। और सुबह उसने रोते हुए कहा था कि उसे हमेशा मेरी याद आती रहेगी। मुझे लगता है अजय, मिस्टर राजीव और कंचन को हमें अरेस्ट कर लेना चाहिए। शायद पुलिस स्टेशन में ये अपना सच कबूल कर ले। आपकी बात ठीक है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर भी राजीव जी नजरबंद हैं। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि अजय सारे मामले को जल्द से जल्द निपटा दे, ताकि मेरे ऊपर भी मंडरा रहा हत्यारे होने का शक खत्म हो जाए। किस किस का शक खत्म करोगे अजय? देखते हैं, अभी तो मेरी छानबीन चल ही रही है। अब मुझे ये देखना है कि हत्यारा कमरे में आया किस तरह। चलिए आइए दरोगा साहब। अब अजय तेजी से संजना के कमरे के सामने आ पहुंचा था, जहां से एक गैलरी सीधा आगे को जाकर छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों से मिलती थी। अजय अब सीढ़ियों को ध्यान से देखते हुए छत पर आ पहुंचा था, जहां से दूर तक का नजारा उसे साफ नजर आ रहा था। क्या लगता है अजय, कहां से आया होगा अपराधी? सीधी सी बात है, अपराधी इस तरफ पीछे के रास्ते से आया है। फिर पीछे वाला दरवाजा किसी ने अंदर से खोला था, और अगर ये काम संजना ने ही किया है तो वो खुद अपराधी को अपने साथ लेकर अपने कमरे में गई होगी, जहां अपराधी उसका कत्ल करके पीछे के रास्ते से ही बाहर निकल गया होगा। तो फिर सरपंच साहब के परिवार वाले ये क्यों नहीं बता रहे कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर से बंद नहीं था? मुझे लगता है शायद ये लोग इस बारे में भूल गए हैं कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था या बंद।
वैसे उस शांति ने कहा था कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, पर संजना की लाश को तो वो पीछे की तरफ लेकर नहीं गई थी, इसलिए वो भी सही उत्तर नहीं दे सकती। अजय अब दूर तक नजर घुमाने लगा था और गांव के रास्तों को ऊंचाई से देखकर अंदाजा लगाने लगा था कि किस रास्ते से यहां जल्दी पहुंचा जा सकता है। अब अजय वापस सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गया था। अच्छा, एक बात आप सब सोच कर बताएं, पीछे का दरवाजा अंदर से खुला हुआ था या बंद उस वक्त जब आप संजना की लाश को पीछे के दरवाजे से खेत में ले गए थे दबाने के लिए? क्या आपने दरवाजा खोला था पिताजी? क्योंकि मैंने तो कुंडा नहीं खोला था। साकेत, कुंडा तो मैंने भी नहीं खोला था। अजय शांति और माधुरी देवी की तरफ देखता है। आप दोनों ने? दोनों भी इनकार में अपना सिर हिला देती हैं। तो फिर मैं ये मान लूं कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। तुम इतनी महत्वपूर्ण बातों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। मुझे लगता है कातिल हमारे आसपास ही है। फिक्र मत कीजिए, कातिल अगर आसपास है तो बच कर नहीं जा पाएगा, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि जल्दबाजी में बेगुनाह को हत्यारा बना दूं। चलो बताओ, अब कहाँ जाना है? अब सीधा इस एड्रेस पर ले चलो। संजना की डायरी में मिले फोन नंबर का एड्रेस यहीं का है। लगभग 1.5 घंटे बाद इन दोनों की कार एक कोठी के सामने आ रुकी थी। अब ये दोनों गाड़ी से उतरकर गेट पर आ गए थे, जहां सुरेश शर्मा के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। अजय अब गेट के अंदर देखता है तो साइड में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। अजय ने उसे आवाज देकर बुला लिया था। अरे अजय जासूस जी, आप यहाँ? जी हाँ, हमें मिस्टर सुरेश शर्मा जी से मिलना है। क्या वो घर पर है? जी अभी तो वे अपने ऑफिस में होंगे, आप उनसे वहीं मिल सकते हैं। अजय अब अपनी जेब से मोबाइल निकालकर संजना की फोटो स्क्रीन पर लाता है। अजय इस वक्त संजना की डायरी में मिले फोन नंबर वाले एड्रेस पर आ पहुंचा था, जो कि सुरेश शर्मा का घर था। हाँ हाँ, मैंने इस लड़की को देखा है, ये 1-2 बार यहाँ आई है। अच्छा, क्या किसी के साथ आई थी ये लड़की यहाँ? अब मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, हमारे मालिक से मिलने आई थी तो मैंने इन्हें अंदर जाने दिया था। आखिरी बार कब आई थी ये लड़की इस जगह? यही कोई 4-5 महीने पहले। क्या आप आने जाने वाले लोगों का नाम रजिस्टर में एंट्री करते हैं? नहीं, मालिक ने इसका ऑर्डर नहीं दिया है। वैसे भी यहाँ कोई ज्यादा लोग नहीं आते हैं, जो भी आते हैं मेहमान ही होते हैं। ठीक कह रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सोच कर बताना, जिस दिन ये लड़की यहाँ आई थी उस दिन कितनी देर यहाँ रुक कर वापस गई? यही कोई आधे घंटे बाद ही ये लड़की यहाँ से वापस चली गई थी। क्या यहाँ इस लड़की की तरह बाकी लड़कियाँ भी आती रहती हैं? जी हाँ, आती रहती है। शायद मालिक की कंपनी में 7 काम करने वाली होती है। अच्छा ठीक है, अब जरा अपने बॉस सुरेश शर्मा के बारे में भी बता दो कि वो कैसे इंसान है। जी वे तो काफी अच्छे हैं, हमारी काफी मदद कर देते हैं, सैलरी भी टाइम पर देते हैं, हमें तो बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। क्या बिजनेस है आपके मालिक का? जी हाउसिंग सोसाइटी बनाने का काम करती है हमारे मालिक की कंपनी। ठीक है, हमें सुरेश शर्मा जी के ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, हम उनसे वहीं मिल लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने अब उन्हें अपने बॉस सुरेश शर्मा का कार्ड दे दिया था। यहाँ सुरेश शर्मा के साथ और कौन कौन रहता है? जी यहाँ तो मालिक के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। अच्छा, तुम्हारे मालिक यहाँ कब से रह रहे हैं? अभी तो इस घर को खरीदे हुए 1 साल ही हुआ है। यहाँ से मालिक का ऑफिस नजदीक है तो वो यहीं रहते हैं। क्या तुम कभी इस कोठी के अंदर गए हो? जी नहीं, मैं तो कभी अंदर नहीं गया। कोठी की साफ सफाई का काम कौन करता है? एक काम वाली बाई आती है, वो सफाई करके चली जाती है। क्या खाने बनाने वाली भी कोई है? मालिक तो हमेशा बाहर से ही खाना खाकर आते हैं। वैसे भी रात 10-11 बजे से पहले मालिक घर आते ही नहीं है। किसी दिन तो मालिक यहाँ सारा दिन रुकते होंगे, मतलब छुट्टी वाले दिन? हाँ, उस दिन बाहर से खाना आ जाता है और उस दिन जो यार दोस्त भी यहाँ आते हैं उनका खाना भी बाहर से ही आता है। अजय ने अब अपनी जेब से अपना पर्स निकाल लिया था और 500 का नोट निकालकर उस सिक्योरिटी गार्ड को थमा दिया था। मैंने तुमसे जो सवाल जवाब किए हैं इस बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मालिक कुछ पूछें तो बोल देना कि हाँ अजय आए थे और आपका एड्रेस लेकर चले गए। जी ठीक है। चलिए दरोगा साहब, अब जरा सुरेश शर्मा के ऑफिस जाकर आ जाते हैं। लगता है सुरेश शर्मा के काफी घर हैं, जहाँ मन करता है वहाँ चले जाता होगा। पर एक बात समझ नहीं आई, संजना यहाँ क्या करने आई थी? अब इस बात का भी पता लगाना ही होगा। मुझे लगता है अपनी नौकरी के सिलसिले में आई होगी। आखिर इतना बड़ा आदमी जो ठहरा सुरेश शर्मा। हाँ ऐसा भी हो सकता है, पर अब
ये सब छानबीन के बाद ही पता चलेगा। अब ये दोनों वापस सड़क पर आ गए थे और अजय ने अब अपनी गाड़ी को एक चाय की दुकान पर रोकने के लिए कह दिया था। दरोगा कौशल ने गाड़ी साइड में लगा दी थी और ये दोनों अब चाय पीने के लिए टेबल पर जा बैठे थे। अजय अब गहराई से कुछ सोच भी रहा था। कौशल ने 2 चाय मंगवा ली थी। मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। कैसा विचार? मैं सुरेश शर्मा की इस कोठी की तलाशी लेना चाहता हूँ। आखिर पता तो लगे कि अंदर क्या है। पर तुम्हें किस बात का शक है? मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस घर के अंदर नशे का सामान रखा जाता होगा। तुम ये किस आधार पर कह रहे हो? बस ऐसे ही शक हो रहा है, इसलिए तलाशी लेने की सोच रहा हूँ ताकि सारी बात साफ हो सके। ठीक है, अगर तुम्हारा तलाशी लेने का मन है तो फिर तलाशी ले लेते हैं, पर ये काम रात के वक्त ही ज्यादा ठीक रहेगा। पर रात के वक्त तो सुरेश शर्मा वापस घर आ जाएगा, ऐसे में हम तलाशी नहीं ले पाएंगे। हमें तलाशी अभी इसी वक्त लेनी होगी। अभी इसी वक्त पर ये खतरनाक हो सकता है, हम नजरों में आ सकते हैं। आपकी बात ठीक है। अगली बार जब सरपंच माधव सिंह से मिलेंगे तो उनसे इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे कि हम पर हमला किसने करवाया था। ठीक है, आप पूछ लेना, मेरा पूछने का कोई इरादा नहीं। एसपी साहब का फोन। हेलो एसपी साहब, जय हिंद। जय हिंद अजय, कहाँ हो? जी मैं तो इस वक्त विशाल नगर आया हूँ। क्या कोई जरूरी खबर है? अजय, संजना की सीने में मारे गए खंजर की रिपोर्ट आ गई है। ये एक तरह का शिकारी चाकू है जिसकी फोटो मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ। जी सर, भेज दीजिए। और संजना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? सीने में चाकू लगने से मौत हुई है। जी ठीक है। अच्छा ठीक है अजय, पर तुम इतनी दूर विशाल नगर क्या करने गए हो? मुझे संजना की डायरी में एक फोन नंबर मिला था, जिसकी इंक्वायरी करवाने पर मुझे पता चला कि उसका मालिक यहाँ विशाल नगर में रहता है। बस उन्हीं से मिलने आया हूँ। अच्छा ठीक है, पूरी सतर्कता के साथ काम करना। अच्छा, फोन रखता हूँ। चलिए दरोगा जी, अब सुरेश शर्मा से मिल ही लेते हैं। आखिर पता तो लगे कि ये किस व्यक्तित्व का इंसान है। अब ये दोनों कार में तेजी से सुरेश शर्मा के ऑफिस की तरफ बढ़ गए थे। लगभग आधे घंटे बाद इनकी गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। अजय और कौशल अब तेजी से बिल्डिंग के अंदर चले गए थे और रिसेप्शनिस्ट के पास जा पहुंचे थे। हमें मिस्टर सुरेश शर्मा से मिलना है। जी क्या नाम है आपके? मैं सर को बता देती हूँ। बोल दीजिए अजय जासूस जी आए हैं आपसे मिलने। रिसेप्शनिस्ट अब ये बात सुनकर दरोगा कौशल के पीछे की तरफ खड़े लड़के को देखने लगी थी और अजय को पहचानकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अब उसने जल्दी से अपने बॉस के कैबिन में कॉल कर दी थी और कुछ ही सेकंड बात करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने ऑफिस बॉय के साथ इन दोनों को बॉस के कैबिन की तरफ भेज दिया था। कुछ ही सेकंड के बाद अब ये दोनों एक दरवाजे से अंदर एंटर हो रहे थे, जहां सामने एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे शानदार चेयर पर एक हैंडसम आदमी बैठा हुआ था। अजय और कौशल को देखकर वो थोड़ा सीधा खड़ा हुआ था। आइए जासूस साहब, आइए बैठिए। आपका नाम सुरेश शर्मा ही है? जी हाँ, मेरा नाम ही सुरेश शर्मा है। और आपको मेरा नाम कहाँ से पता लगा और मेरे पास किस वजह से आए हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है आप तो सिर्फ अपराधियों के पीछे ही जाते हैं। दरअसल हमें आपका मोबाइल नंबर एक लड़की के पास बरामद हुआ है और अब उसी लड़की की छानबीन करते हुए हम आपके पास तक आ पहुंचे हैं। सुरेश शर्मा अजय के मुंह से ये बात सुनकर चेहरे पर अजीब से भाव ले आया था और कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठ गया था। अजय अब ये नंबर मोबाइल पर निकालकर सुरेश शर्मा के सामने कर देता है। आप ही का नंबर है ये? हाँ, मेरा ही नंबर है। हमने इस नंबर पर फोन किया था। एक लड़की बोल रही थी कि वो किसी सुरेश शर्मा को नहीं जानती है, रॉन्ग नंबर है। हाँ, मेरी सेक्रेटरी मेरे फोन को देख रही होगी। दिन भर में बहुत सारी कॉल आ जाती हैं, वो ऐसे ही जवाब दे देती है। अजय इस वक्त सुरेश शर्मा के ऑफिस में उनके सामने बैठा हुआ था, जिनका फोन नंबर संजना की डायरी में मिला था। किस लड़की के पास मेरा नंबर मिला है? जी उसका नाम संजना है। क्या कहा? संजना? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सवाल जवाब तो होते रहेंगे। पहले आप ये बताइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा? जी कुछ नहीं, हम तहकीकात के समय कुछ खाते पीते नहीं, हमें सिर्फ सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। ठीक है, पूछिए, क्या पूछना है? यही कि आप संजना मैडम को कैसे जानते हैं।
और उनका नंबर आपके पास कैसे आया? हाँ, मैं संजना नाम की लड़की को जानता हूँ। तकरीबन 4-5 महीने पहले वो मुझसे मिलने आई थी नौकरी के सिलसिले में, और उसने 1-2 महीने मेरे यहाँ जॉब की और फिर नौकरी छोड़ दी। क्या काम करती थी मैडम संजना जी आपके यहाँ? संजना मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी। वैसे बात क्या है, आप संजना की पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संजना अपने घर से लापता हो गई है और अब हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ है। अच्छा, तो ये बात है। चलिए, कोई बात नहीं, जल्द ही मिल जाएगी। अजय की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या सवाल पूछे, इसीलिए उसने अब यहाँ से चले जाने का ही फैसला कर लिया था। पर फिर भी कुर्सी से उठते हुए उसने एक सवाल पूछ ही लिया था। संजना ने आपकी सेक्रेटरी के रूप में 1-2 महीने काम किया, आपको उसका व्यवहार कैसा लगा? मुझे ठीक व्यवहार नहीं लगा और वो काम भी अच्छी तरह से नहीं करती थी, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। संजना तो काफी पढ़ी लिखी थी, क्या नौकरी से हटाने की वजह सिर्फ यही थी कि वो काम ठीक नहीं कर रही थी या फिर कुछ और? जी नहीं, और तो कोई वजह नहीं थी, बस मुझे उसका काम समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, हमने आपको तकलीफ दी, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। लंच का टाइम हो गया है, अब आप आए हैं तो मेरे साथ लंच करके ही जाइए। आपका धन्यवाद, पर अभी हम जल्दी में हैं, हमें अपने शहर भी लौटना है। अच्छा, हम चलते हैं। अजय और कौशल अब गाड़ी में आकर बैठ गए थे और कौशल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। अब पूछताछ के लिए कहाँ जाने का विचार है? मुझे लगता है कि हमें गगन की छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा अपराधी किस्म का व्यक्ति है और हो सकता है राजीव ने वाकई में गगन से मदद ली हो। हाँ, ये तो हो सकता है। यानी अभी तुमने राजीव को शक के दायरे से मुक्त नहीं किया है? नहीं, अभी सभी लोग मेरे शक के दायरे में ही हैं। हेलो, कौन? अजय जी, मैं गगन बोल रहा हूँ। अरे गगन, तुमने मुझे कैसे फोन किया? क्या कोई जरूरी बात बतानी है? मैं क्या जरूरी बात बता सकता हूँ, मैं तो बस तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया हूँ कि मुझे जरूरी काम से शहर जाना है। क्या कहा? शहर जाना है, पर क्या काम है? बस मैं छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ, उसी सिलसिले में कुछ लोगों से मिलना है और मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पर जब तक संजना का मामला सुलझ नहीं जाता तुम गांव से बाहर नहीं जाओगे। पर मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मुझ पर पाबंदी लगा रहे हो? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मना किया है तो मैं उससे नहीं मिलूंगा, बाकी काम तो मुझे करने दो। ठीक है, पर याद रखना, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से मिले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे बात समझ में? गगन अपनी आवाज में खुशी का भाव ले आया था। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या जरूरी काम आ गया इस गगन को? पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। लगता है अब इस गगन के ऊपर नजर रखनी ही पड़ेगी, तभी मामला समझ में आएगा कि ये क्या करता है। तो फिर ढंग से मालूम कर लेते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। वहीं चलकर देख लेते हैं कि वो अपने काम पर गया है या नहीं, या हमसे झूठ बोल रहा है। पर मुझे लगता है उसे फ्री रहने दो, तभी उसका पीछा करना ज्यादा सही रहेगा। चलो अब जल्दी से भोजन खत्म करो। इनकी कार तेजी से आगे बढ़ रही थी और अजय की नजर बेहद सतर्कता से सामने और पीछे से आ रही गाड़ियों पर भी थी। और अब एक व्हाइट गाड़ी को देखकर वो एकदम से सतर्क हो गया था। व्हाइट कार तेजी से एक्सप्रेस हाईवे पर गुजर गई थी। उस तरफ वाली सड़क से अभी गगन की कार गुजरी है, मैंने उसे देखा है। जल्दी से गाड़ी को मोड़ लीजिए। पर गाड़ी तो अब आगे वाले मोड़ पर जाकर ही मुड़ेगी, उससे पहले तो कोई मोड़ है ही नहीं। अजय अब कुछ नहीं कर सकता था, उसे शांति से बैठना पड़ा था। कौशल ने अब काफी दूर ले जाकर गाड़ी को वापस दूसरी तरफ वाले हाईवे पर चढ़ा दिया था और बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी को भगाया था। अजय अब कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल निकाल लेता है और गगन के नंबर पर कॉल कर देता है। रिंग बेल अब गगन के नंबर पर बजने लगी थी, पर फोन कोई नहीं उठा रहा था। ये तो फोन भी नहीं उठा रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही तेज गाड़ी चला रहा है। अब लगातार कई किलोमीटर तक गाड़ी को दौड़ाने के बाद भी वो सफेद गाड़ी नजर नहीं आई थी जो गगन की थी। गाड़ी को रोक लीजिए दरोगा साहब, और फिर वापसी वाले हाईवे पर ले लीजिए। अब हम वहीं खड़े होकर इस सफेद गाड़ी जो गगन की है उसके लौटने का इंतजार करेंगे। अब कौशल ने दोबारा से वापस दूसरी सड़क पर गाड़ी लाकर साइड में रोक दी थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, गगन ने कहा था कि वो शहर जाना चाहता है, पर वो विशाल नगर की तरफ क्यों गया है? इसका मतलब
उसने मुझसे झूठ बोला था। अच्छा, तो उस गगन ने कहा था कि वो शहर जा रहा है और वो शहर ना जाकर इस तरफ विशाल नगर को गया है। एक काम कीजिए दरोगा साहब, जल्दी से पता लगाइए कि इस गगन की लोकेशन कहाँ पर है। आखिर पता तो लगे कि ये विशाल नगर की तरफ कहाँ गया है। दरोगा कौशल अब अजय से गगन का नंबर लेकर अपने डिपार्टमेंट में दे देता है और कुछ ही देर में गगन के नंबर की लोकेशन कौशल के मोबाइल पर आने लगी थी। अरे अजय, ये लोकेशन तो शंकरपुर गांव की ही है और इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये गगन के घर को ही दिखा रहा है। ये किसी अपराधी से मिलने ही गया है। बेहद चतुराई से इसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया है। अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे कानून की गिरफ्त में आना ही होता है। ये गगन भी ज्यादा समय तक बच नहीं पाएगा। मुझे लगता है इस तरह हाईवे पर हमें गगन के लौट कर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक ही जगह रुकने की वजह से तुम भी निशाने पर आ सकते हो। बात तो आपकी ठीक है, तो फिर चलिए आगे बढ़ चलिए और सीधा गगन की गर्लफ्रेंड पूजा के घर चलिए। अब उसी से पहले गगन के बारे में जानकारी लेते हैं। तुम एक बार पूजा को फोन क्यों नहीं कर लेते? क्या पता वो घर पर है भी या नहीं। ठीक है। हेलो, आप पूजा जी बोल रही हैं? जी हाँ, मैं पूजा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपके दोस्त गगन का दोस्त बोल रहा हूँ। उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। क्या आप घर पर हैं? क्या कहा? गगन ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है? जी हाँ, गिफ्ट ही है। ठीक है, आप घर आ जाइए। क्या आपको मेरे घर का एड्रेस मालूम है? जी हाँ, गगन ने मुझे आपके घर का एड्रेस दिया है। दरअसल मैं आपके ही इलाके में रहता हूँ, इसलिए उसने मुझे ये गिफ्ट आपको देने के लिए बोला था। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अब क्या विचार है? रास्ते से गिफ्ट खरीदना है या खाली हाथ ही चलोगे? खाली हाथ ही जाना ज्यादा अच्छा है, वरना बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। लगभग 40 मिनट के बाद अब ये दोनों एक कॉलोनी में आ पहुंचे थे और फिर ठीक पूजा के घर के सामने इनकी गाड़ियां रुक गई थी। पूजा घर के गेट पर ही खड़ी थी और गाड़ी को अपने गेट पर आता देखकर जल्दी से गाड़ी के पास आ गई थी अपना गिफ्ट लेने के लिए। आप तो अजय जासूस हैं। आप ही आए हैं मेरे लिए गिफ्ट लेकर गगन का? जी, आया तो मैं आपके दोस्त गगन की वजह से ही हूँ। उन्होंने ही आपका पता दिया था, पर मैं कोई गिफ्ट देने नहीं आया हूँ। मुझे लगता है हमें गेट के अंदर चलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आने जाने वाले लोग मुझे पहचानने लगेंगे और वो भी यहाँ भीड़ जमा कर लेंगे। जी, आइए अंदर आइए। कब से जानती है? क्या करता है? आपके माता पिता को पता है कि आपकी लाइफ में गगन नाम का लड़का है? जी हाँ, मैंने अपनी फैमिली से गगन को मिलवाया है। हमें तो वो बेहद सीधा और शरीफ लगता है। अभी हम गगन के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। शायद वो शरीफ भी हो सकता है, पर अब आप कुछ दिनों तक थोड़ा सतर्क ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है।